Welcome back, everyone. Now, let's begin our next topic, that is Indus Valley Civilization. तो इसमें आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम पीरियड is not exact time period of this civilization, because you will study a lot of historians. One would say that the time period is this, another historian would say no, the time period is different. But ये एक जो है ना, ये एक कंसेंसस के थ्रू एक टाइम पीरियड बीच का एवरेज निकाल के उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है दैट इस टाइम पीरियड में जो है दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड और इसमें इसका डिक्लाइन हो गया. तो वैदिक एज के कुछ पीरियड के साथ इट विल जो है ओवरलैप करेगी. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या? सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ इसका. देखिए, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो ये जो ब्राउन पोर्शन है, दिस वाज एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये एक्सटेंट इज बेस्ड दैट टिल नाउ अप टू दीज साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इस रीजन तक. तो इफ वी से हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा इज दिस, इट इज ऑन रावी रिवर. Okay, and then important site is Mohenjo-daro, then Kalibanga, then Dholavira, then Lothal, Sutkako, and then Sukka-Gendor. These are some important sites of Indus Valley civilization, but it is not true that यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि साइट यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, because वो इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ यही एरिया एक्सकवेट करा गया. और अभी थोड़े दिन पहले की एक न्यूज थी दैट अ न्यू साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज फाउंड इन गुजरात रीजन. ओके, तो न्यू डिस्कवरीज जो है वो सामने आती रहती हैं. तो देखिए, ये देखिए मैच्योर फेज था इसका. मतलब पीक पे कब थी ये सिविलाइजेशन? 2600 टू 1900 बीसीई. बीसीई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही है क्या है. अब देखिए, अब वापस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, सबसे पहले व्हाई डू वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस वाज अ रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन. व्हाट हैपेंड कि इसमें रिवर इंडस जो है वो प्लस इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी जेहलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलुज है, रावी है, उस रिवर के आसपास जो थी दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड. दिस हैपेंड. And other than that, one river was very important for this civilization, that is Saraswati River, which is extinct now. ये अभी विलुप्त हो चुकी है, बट इसकी रेफरेंस यू विल फाइंड इन वैदिक लिटरेचर एज वेल, स्पेशली ऋग्वेद. तो क्या होता है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, यू कैन सी कि जो इंडस वैली का वो रीजन है उसमें ये सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रही है. एंड अलोंग विद दैट घाघरा रिवर एंड हाकरा रिवर एंड सरस्वती रिवर, ये इसका एक्सेस माना जाता है. तो एक तरह की ट्रायंगुलर शेप में दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड. तो व्हाई डू वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन? सेम रीजन कि वो इंडस रीजन का जो इंडस वैली में फ्लरिश करी. देन व्हाई डू वी कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन? There is a norm, there is a practice that is followed by historians that they always name a civilization on the name of first site that was ever been excavated. तो क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो थी डिस्कवर करी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो पड़ा. मानो मोहनजोदारो फर्स्ट जो साइट है वो मिल जाती तो मे बी इसका नाम मोहनजोदारो सिविलाइजेशन होता. Mohenjo-daro very next year 1922 में it was discovered by R.D. Banerjee, and at the same time Sir John Marshall was Director General of the Archaeological Survey of India. This fact you should also remember because it is important for your modern history as well. Since then several other sites have been found such as Chunhadaro, Kot Dizhi, Lothal, Sutkotada and Dholavira. Dholavira is in Gujarat.
again Gujarat, Lothal is in Gujarat. These sites have been found at a large area. Then Mesopotamian and Sumerian civilization were contemporary to Harappan civilization. ये दोनों कहाँ पे थी? ये दोनों थी प्रेजेंट डे इराक एंड सीरिया. वो जो है उस रीजन में ये जो दोनों सिविलाइजेशन थी ये कंटेम्परेरी थी, मतलब एट द सेम टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन दीज सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लरिश्ड. ओके, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम इन एरिया वाइज. जो इसका एरिया है वो सारी सिविलाइजेशन इन दोनों से भी बड़ा है. तो ये अब तक की जो इस रीजन में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी. बट अनलाइक मेसोपोटामियन एंड इजिप्ट, देयर वर नो ग्रैंड रिलीजियस श्राइन्स nor were magnificent palaces and funerary complexes constructed for the rulers. As I told you earlier कि यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वहां पे ग्रैंड पैलेसेस एंड जो है टेम्पल्स मिले हैं. But this fact has been neglected by this fact that no, there are no elaborate temples and palaces have been found there. There are certain historians who claim that temples have been found at these sites. So I think this is clear now. Now let's proceed to another slide. This is map. Look, this area Sutkogai. This is considered as कि जब ये लोग ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया के साथ तो ये एक इनकी चेक पोस्ट थी. तो क्योंकि चेक पोस्ट ये कैसे रिलेट करा गया दैट इट इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज सेम टाइप ऑफ जो टूल्स हैं, आपकी पॉटरी है, वो यहाँ पे भी मिलती है. देन मुंडीगात, ये भी यहाँ पे भी एक कल्चर मिलता है. और सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट इज सुतकोतड़ा गिरनोर. ये है बलूचिस्तान, इराक और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये साइट है आज. और आज ये ऐसे एरिया में है कि जो बहुत ही इनहेबिटेबल है, कि वहां पे रहना मुश्किल है. बट ये देखा जा सकता है कि क्योंकि इधर मेसोपोटामिया है इस साइड को, तो इनके साथ रूल करने के लिए ये भी एक जो, क्योंकि ऐसा आप देखेंगे कि दे यूज्ड, लोथल पे एक डॉकयार्ड मिला है कि वो ऐसे सी ट्रेड करते थे. तो मे बी इनकी ये जो थी ये भी एक कोस्टल या पोर्ट था इनका, जिसके थ्रू बाद में ये लैंड बेस्ड अपना जो ट्रेड थे वो करते थे. ओके, देन ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है. मोहनजोदारो ये है, ये हड़प्पा है, ये रोपड़ है पंजाब की. दिस मांडा इज इन जम्मू एंड दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट दैट इज फाउंड टिल नाउ. ये अभी तक की इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे जो नॉर्थ में मिली हुई साइट है वो ये है. क्योंकि ये जो है ये कोई हैबिटेशन नहीं थी यहाँ पे, ये एक चेक पोस्ट थी. बट ये जो है यहाँ पे एक प्रॉपर इनकी सिविलाइजेशन जो थी. फिर यहाँ पे एक जगह है दैमाबाद, महाराष्ट्र में. वो जो मानी जाती है दैट इज कंसिडर्ड एज सदर्न मोस्ट जो साइट है, उसे कंसीडर करा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. और इसे वेस्टर्न मोस्ट, और यहाँ पे एक जगह है आलमगीरपुर, हिंडन रिवर पे, यूपी में. ये है ईस्टर्न मोस्ट साइट. मतलब अभी तक जो इंडस वैली की जो साइट्स मिली हैं वो अप टू दिस एरिया वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी है. एंड एज आई टोल्ड यू कि रिसेंटली साइट हैज बीन डिस्कवर्ड इन दिस गुजरात एरिया. तो अभी ऐसा पॉसिबल है कि कहीं और भी साइट्स मिल सकती है, बट अभी एक्सकवेशन वहां पे नहीं हो रही. तो दिस इज मैप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. There are some of the most significant features of this civilization which are widely and popularly, इनको माना जाता है कि भाई ये इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी. On what basis it is said that it was an advanced civilization? Look at these pictures. Okay, let me first tell you कि ये अपने टाउन को प्लान कैसे करते थे, क्योंकि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन. ये कोई रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी. ये अपनी एलेबोरेट सिटीज को बनाते थे और उसमें प्रॉपर व्यवस्था के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इनका बहुत डेवलप था, उसके थ्रू रहते थे. तो देखिए, दिस वाज सीटाडेल. सीटाडेल इज कंसिडर्ड एज अपर रीजन और ये है लोअर टाउन. बाकी जो रीजन है इसमें जो रूलिंग क्लास वगैरह होती थी वो रहती थी. इधर इसमें ग्रेनरीज आपको देखने को मिलेंगी. मोहनजोदारो में तो आपको एक जो ग्रेनरीज हड़प्पा मिलेंगी. फिर एक आपको ग्रेट बाथ है जो वो भी आपको देखने को मिलता है, वो भी सीटाडेल रीजन में है.
यहाँ पे मतलब जो इम्पोर्टेंट जितनी भी बिल्डिंग्स है वो इस रीजन में मिलती थी, और ये जो नीचे वाला रीजन है यहाँ पे जो आम जनता थी वो रहती थी। एंड यू कैन, और ये दोनों सिटीज वॉल्ड सिटीज होती थी फॉर प्रोटेक्शन दैट दीज बोथ सिटीज वर वॉल्ड। इनको आसपास इसकी दीवारें करी होती थी कि ताकि बाहर का जो भी इन्वेडर्स हैं दे आर नॉट एबल टू अटैक देम। तो इसलिए ये देखिए, फिर ये जो दूसरी पिक्चर है ये जब एक्सकवेशन होती है वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहां से ली गई है कि लुक एट दिस, दिस इज मेन स्ट्रीट, एंड बाद में ये जो दूसरी ये छोटी स्ट्रीट्स है, एंड हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रिड पैटर्न। इससे देखिए आप कि पूरे 90 डिग्री पे जैसे परपेंडिकुलर में घर बने हुए हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। तो देखिए ये प्लैंड सिटी है, ये कहीं भी हैफेजर्ड वे में नहीं बनाई होगी कि कोई घर यहाँ बना दिया कोई यहाँ बना दिया। तो ये चीज आपको यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। देखो ग्रिड सिस्टम ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है, ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, लुक एट दिस। फिर एज आई टोल्ड यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेज्ड सिटाडेल एंड लोअर टाउन एंड वेस्टर्न टाउन। ये दिस वाज वेस्टर्न पार्ट एंड दिस वाज ईस्टर्न पार्ट, ओके। वही एज आई टोल्ड यू। फिर जो लेकिन कुछ साइट है जैसे एक लोथल साइट है गुजरात में, इसमें ये कुछ इंटरनल डिवीजन नहीं करी गई और पूरी की पूरी सिटी एक ही मैनर में जो है वो बनाई गई है, ओके। तो नेक्स्ट साइट, now look at this. Baked bricks of standard size are used for construction. At the same time, stone is also used in construction. Burnt bricks are used on a large scale. What is importance of these standard bricks? Standard bricks इसलिए important है that you should notice कि कोई तो अथॉरिटी होगी जो इस चीज को देख रही थी कि जो ब्रिक्स है हर जगह उनका साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इससे पता चलता है देयर वाज सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी दैट वाज लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स लाइक मेजरमेंट वेट्स इन सबको वो फिक्स करती थी। एंड बेक्ड ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरीके से इसका मोस्टली कंस्ट्रक्शन में बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करा गया है, बट एट सम साइट्स स्टोन से भी कंस्ट्रक्शन करी गई है, बट वास्टली जो बर्न्ट ब्रिक्स है वो जो है वो यूज करी गई है। फिर ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, ये देखिए ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज करा जाता था। इसके आसपास ये जो है ये चेंजिंग रूम्स है, ये जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, देखिए सीढ़ियों के थ्रू इधर से उतरना है, और जिप्सम से इसे वाटर टाइट भी करा गया है कि पानी जो है वो नीचे जमीन में ना चला जाए। तो देखिए ये इतना, और ये सिटाडेल जो रीजन है उसमें मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट दे वर अवेयर ऑफ रिचुअल बाथिंग। मे बी इसे वो अपने रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे आज भी जो रिलीजियस बाथ्स है उसके ऊपर बहुत फोकस करा जाता है, तो मे बी इसे भी वो अपने ऑफिशियस पर्पसेस के लिए यूज करते होंगे, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। फिर ये जो है ये हड़प्पा में 6 रोज ऑफ ग्रेनरीज मिलती हैं, ये देखिए 2 रोज है, इसमें 6 ग्रेनरीज हैं। इसमें जो था फूड स्टोर करा जाता था। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी प्रोडक्शन जो थी वो इतने लेवल की थी कि उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था कि बस पैदावार हुई और खपत हो गई। उनकी प्रोडक्शन सरप्लस थी और सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से उन्हें स्टोर करना पड़ता था फूड ग्रेन। और ये कैसे पता चलता है कि ग्रेनरीज है, क्योंकि यहां से एविडेंस मिले हैं ग्रेन्स के। फिर वो बहुत हाई ग्रेड सैनिटेशन जो सिस्टम था उनका, क्योंकि वो अपनी ड्रेन्स को कवर करके रखते थे। आपकी जो मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ कि जो आपको बुक मिलेगी उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हमने इंक्लूड करी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम की भी फोटोज हमने लगाई हुई हैं, जिससे आपको यू विल गेट टू नो दैट हाउ डेवलप देयर ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटेशन हैबिट्स वर इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज। वेरी बिग एंड स्मॉल हाउसेज विद एन ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। लुक ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी कि लोगों ने अपने घरों में वॉशरूम बनाए हुए थे। ये चीज एक देखिए, ये ऐसे घर है ना, तो ये अपने किचन को और अपने बाथरूम को ऑलवेज डायगोनल डिस्टेंस पे बनाते थे ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस इज बीन शॉर्ट सैनिटेशन पर्पज से। फिर यहाँ पे घरों में इनके वेल भी होते थे, कुएं वो भी मिले हैं। तो मतलब पानी, क्योंकि आज अगर इस रीजन को देखा जाए इट इज डेजर्ट नाउ, बट क्योंकि उस टाइम पीरियड में सरस्वती जो नदी थी वो वहां पे बहती थी, तो उसकी वजह से जो पानी था वो तो सरप्लस था वहां पे। बट आज के टाइम में वो आप जब आप डिक्लाइन पढ़ोगे सिविलाइजेशन का कैसे हुआ, तो उसमें आप देखोगे कि डिक्लाइन का एक ये भी कारण था कि रिवर्स सूख गई, जहां फिर उन्होंने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया। तो
आज अगर आप देखोगे तो वो डेजर्ट है, बट ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम भी डेजर्ट थी, उस टाइम उनमें खूब पानी रहता था। ओके, ये कुछ उस सिविलाइजेशन के फीचर्स हैं। अब बात आती है हड़प्पन एग्रीकल्चर, किस तरीके की वो खेती बाड़ी करते थे। तो दे ग्रू ग्रू अ लॉट ऑफ क्रॉप्स लाइक, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ वो व्हीट एंड राइस को ही उगा रहे हैं। देखिए, व्हीट, बार्ले, कॉटन, ये इनकी प्रिंसिपल क्रॉप्स थी। राइस हस्क भी मिलता है हमें लोथल एंड रंगपुर से, जिससे क्या पता चलता है, दी साइड सर, ये गुजरात की साइड है। इससे क्या पता चलता है कि उनको राइस जो है वो भी, उसकी भी जानकारी थी, एंड दे ऑल्सो ग्रू प्रोड्यूस राइस। तो गुजरात में तो आपको मिलेट्स भी मिलेंगे, जैसे तिल हो गया, मस्टर्ड, डेट्स, जजू, पीस, कॉटन, ये भी जो क्रॉप्स थी ये इंपॉर्टेंट थी। एंड अगेन आई जैसे टोल्ड यू कि ग्रेन इज यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स। देन लोगों को प्लो शेयर जो थी, हल जिसे बोलते हैं, जिससे खेत को ऐसे बनाया जाता है क्रॉप को सो करने से पहले, तो उसका इवन आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एविडेंस भी मिला है। कालीबंगा एक राजस्थान में ये साइट है, वहां से एविडेंस मिलता है कि वहां पे खेत जो है वो जुता हुआ है, हल चली हुई है उसमें। तो इसकी भी नॉलेज थी। एंड स्टोन सिकल्स वो जो थे वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते थे। इरिगेशन वॉज प्राइमरीली रेन फेड बट चेक डैम्स, ये देखिए, ये चीज को नोटिस करिए, वो रिवर्स के ऊपर चेक डैम बना देते थे जिससे वो थे एग्रीकल्चर कर पाए। लेकिन कैनल इरिगेशन जो है उसके एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जबकि मेसोपोटामिया में जो वहां की यूफ्रेटिस, जो दो मेन रिवर्स हैं, उनके ऊपर आप देखोगे कि उनसे कैनल निकाली हुई है इन्होंने। लेकिन मेसोपोटामिया ये काम करता था उनकी सिविलाइजेशन, बट जो भारत वाले थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, वो चेक डैम बनाते थे। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर कैटल रेयरिंग, अगेन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वो ये एनिमल्स को घर में रखते थे। इवन कैमल, मे बी फॉर ट्रेड पर्पस के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेना जाना है, अदर देन ट्रेवल करने के लिए कैमल जो कार्ट हैं वो यूज करते थे। और मे बी उसको स्किनिंग, उसके मरने के बाद उसको स्किनिंग वगैरह करके लेदर प्रोडक्ट्स में यूज करते होंगे। गुजरात में तो दे इवन डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। Horses were absent from all our civilization, exceptions only from Subkotada, from where horse bones have been found and a doubtful terracotta figurines of horse from. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्यों, ये फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो हॉर्स के एविडेंस हमें मिलते हैं सिविलाइजेशन से, जबकि ऐसा यूपीएससी ने ही जब ऑप्शन दी तो उसमें उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा कि हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं, तो ये डाउटफुल है। ठीक है, डाउटफुल है कि वहां, क्योंकि इससे सिविलाइजेशन को बोला जाता है कि ये कोई हॉर्स बेस्ड जो थी सिविलाइजेशन नहीं थी। जबकि जब ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो घोड़ों का यूज करते थे, मतलब वैदिक टाइम से स्टार्ट होता है घोड़ों का यूज। जबकि इसके ऊपर भी हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। सो ये पॉइंट्स है जो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एनिमल उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देन ट्रेड, ओके, द ट्रेड ऑफ हड़प्पन वॉज ऑल्सो वेरी मच डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड इनका ट्रेड था। और इंटरनल ट्रेड में ये अपनी डेली यूज की जो चीजें थी उनके साथ ट्रेड करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड ये कहाँ कहाँ के साथ करते थे, ध्यान से देखो, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, बेबीलोन, या मतलब इतनी दूर दूर तक करते थे। और कैसे करते थे, बुलक कार्ट्स, कैमल्स, ऑक्सन, ये तो सब हो गया इंटरनल ट्रेड के लिए। और ये देखिए, एक लोथल में एक हमें डॉकयार्ड मिलता है। लोथल जो है वो गुजरात में है, कोस्ट के ऊपर है, थोड़ा अब कोस्ट से हटके, लेकिन उस टाइम कनेक्टिविटी थी इसकी सी के साथ। तो उसके थ्रू, जैसे मैंने उस आपको मैप में भी दिखाया कि एक्सटर्नल ट्रेड जो है, अपना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, वो कर रहे हैं। और अगेन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एंड बार्टर सिस्टम के थ्रू अपना वो ट्रेड करते थे। देखिए, वही जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रेडिंग कॉलोनी उन्होंने नॉर्थ अफगानिस्तान में भी बनाई थी, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई थी, टू फैसिलिटेट देयर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। ओके, हमें कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो है उसके साथ हमारे रिलेशन थे, क्योंकि
इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है दैट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, बट जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट है उसे डिसाइफर कर लिया गया है। मतलब उसको हमने उन्होंने जो है रीड करा हुआ है कि इस जो सिविलाइजेशन में उनकी जो बुक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें एक साइट है मेलुहा, उसका बार बार जिक्र आता है। ठीक है, तो उस मेलुहा को ही ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पा का ही नाम है। ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू ना कि हड़प्पा की जो बहुत सारी ये मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील्स है वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में मिलती हैं। तो इससे पता चलता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिससे पता चलता है कि हमारा ट्रेड जो था इनके साथ था। फिर ये दे यूज सील्स एंड नियरली 2000 सील्स आर रिपोर्टेड, मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन सील्स। जैसे पशुपति सील, पशुपति सील क्या है अभी आपको आगे वाली स्लाइड में जो है इमेज में आपको दिखा दिया जाएगा। एंड यूनिकॉर्न सील, मतलब सील होती है टेराकोटा या स्टोन या किसी मेटल की बनी हुई ऐसे छोटी सी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना होता है या लिखा होता है, और उसको वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी यूज करते थे कि भाई एक किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप है जो ट्रेड कर रहा है उनकी एक सील होती है और वो उसके ऊपर स्टैंप कर देते थे, और दूसरी जगह जब जहां ट्रेड पहुंचता था तो उन्हें दिख जाता था कि ये कहाँ से आया है और किसकी जो ये ट्रेड रिलेशन है किसके साथ चल रहे हैं। दिस इज साइट ऑफ लोथल डॉकयार्ड। एज आई टोल्ड यू डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड इन गुजरात, जिससे पता चलता है कि उनके एक्सटर्नल ट्रेड था। हड़प्पन सील्स, दीज आर सील्स, देखिए एक पे एलिफेंट बना है, इसके ऊपर बुल बना है और इसके ऊपर बुल भी है और एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न वो है कि एक सींग, हॉर्स जैसा एक एनिमल होता है जिसका सर पे एक सींग है। फिर ये हड़प्पन पॉटरी है, देखिए रेड कलर की पॉटरी है, ऊपर ब्लैक कलर से अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए हैं। ये आप चीज को ध्यान से देखिए। और ये सिर्फ यही पॉटरी नहीं थी, और भी बहुत तरह की पॉटरी थी ये जो ये लोग यूज करते थे। इट इज वन ऑफ देम, बट इसके अलावा भी बहुत है। अब बात आती है इंडस्ट्री कि क्या इनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी। तो मेटल टेक्नोलॉजी वाज एडवांस्ड। In your books, there are a lot of figures of this bronze dancing girl. So there is a small figurine of a girl who's standing in a dancing pose and wearing a lot of bangles and beads और ज्वेलरी पहन रखी है काफी, और एक पोज में खड़ी है वो, जिससे पता चलता है कि शी इज डांस, इसीलिए उसे डांसिंग गर्ल कहा गया है। फिर इसके अलावा लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी जो है वो मिले हैं हमें एक्सकवेशंस के दौरान। देन बीड मेकिंग, बीड होता है जैसे पर्ल्स टाइप, मोती, पर्ल्स होता है नेचुरली बने, ये होता है कि माला जैसे बनी हुई है तो अलग अलग बीड्स के साथ इस तरीके के जो है वो एविडेंस भी मिलते हैं। और बीड्स मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड, शेल, टेराकोटा, सैफायर, ये सबके जो बने हुए जो बीड्स हैं वो भी वो ज्वेलरी के तौर पे यूज करते थे। देन टॉय मेकिंग, टेराकोटा की बहुत सारी फिगरीन्स ऐसे मिली हैं जिसमें जो बच्चों के खिलौने हैं, सीटी जैसे जैसे कहते हैं, विसल, वो भी मिली है। एक बुलक कार्ट है उसकी फिगरीन वो मिली है। और अगेन देवर पायनियर्स इन कॉटन कल्टीवेशन एज वेल। Okay. What were the modes of transport that were used by Hadappans to commute from one place to another? So they mostly used camels and asses. Okay. And for long distance they used sea, that is boats were used, क्योंकि ये evidence हमें मिलता है seals के ऊपर हमें boats बनी हुई मिलती है और लंबी बड़ी boats है और multiple people are sitting on those boats. From that we can say that they used boats for long distance trade, and maybe they also used boats in rivers like Indus Valley civilization to commute internally from one place to another. Then pottery. What kind of pottery did they use? They were masters of potter's wheel and produced a remarkable pottery. Okay. Black and red ware. This is the famous one. Okay. अदर देन दैट और भी बहुत तरह की ये पॉटरी यूज करते थे, लेकिन ये इनकी सिग्नेचर पॉटरी है। फिर बहुत सारे डिजाइन, फिश हो गया, स्वास्तिक, लीव्स, पीकॉक, ये ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है दे यूज टू ड्रॉ ऑन द पॉटरी। एक तरह का एस्थेटिक सेंस भी उनकी दिखाता है और आर्टिस्टिक सेंस भी दिखाता है कि वो लोग कितने इवॉल्व थे। फिर बहुत सारी शेप्स में जो है आपको जो पॉटरी है वो देखने को मिलती है। एंड ये है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि वो वाइन जहाँ जौ जो होते हैं, बारले हैं, उसको छानने के लिए इस तरह की परफोलेटेड, मतलब इस तरह का एक जार है और उसमें होल्स हैं, वो भी यूज करते हैं। यू कैन सी ऑल दिस एविडेंस इन नेशनल म्यूजियम एज वेल। दे हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज
artifacts in National Museum, Delhi as well. Okay, weights and measures. These are weights and measures, that what kind of measures और डायमेंशन मैथमेटिकली वो कैसे यूज करते थे किसी भी चीज को मापने के लिए. तो क्यूबिकल वेट्स जो वेट्स हैं वो यूज करे गए हैं. एंड आज भी जैसे हम देखें कि 16 के डायमेंशन में हम यूज करते हैं वेट्स को, वो भी उस टाइम यही मेट्रिक सिस्टम को फॉलो करते थे. ओके, ये देखो, आज भी आपने देखा होगा एक किलो का पत्थर का वेट रखा हुआ है, एक 5 किलो का, एक 10 किलो का है. तो उसी तरीके से आप देखिए कि छोटा भी है, बड़ा भी है, बड़ा भी है, इस तरीके से वो यूज कर रहे हैं. फिर सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली. तो इसमें अलग अलग सेक्शन के लोग रहते थे. वॉरियर क्लास रहती थी, ट्रेडर्स रहते थे, प्रीस्ट रहते थे, आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन, पेजेंट, सब तरह के लोग वहां पे रहा करते थे. फिर जो इनकी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है, दैट वाज ऑन अ डेवलप्ड स्टेज. हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज टू मेक अ सिटी इन अ ग्रिड पैटर्न, टू मेक अ सिटी इन अ हाइजीन मैनर, व्हाट डिड दे रिक्वायर? उनको एक म्यूनिसिपैलिटी जैसी बॉडी चाहिए होगी कि जो डिजाइन तैयार करेगी और डिजाइन के बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी. सो इट इज इम्प्लाइड कि वहां पे कुछ तरह की अथॉरिटी जरूर रही होगी जो इस चीज को इंश्योर करती थी कि सब जगह जो है सिमेट्री जो है वो बनी रहे. जैसे ब्रिक्स हैं वो सब जगह आपको एक साइज की मिलेगी. हाउसेस का जो कंस्ट्रक्शन टाइप है वो एक जैसा मिलेगा. मल्टी स्टोरी हाउसेस भी इसमें देखने को मिलते हैं. तो सबका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट एक जैसा है. ठीक है, बट इट वॉज लार्जली एगैलिटेरियन सोसाइटी. एगैलिटेरियन होता है कि इक्वल टाइप की, कि ज्यादा वहां पे डिस्क्रिमिनेशन जहां पे डिस्टिंक्शन थी नहीं. तो ये होता है एगैलिटेरियन का मतलब. फिर रिलीजन कैसा था उनका? दे यूज टू डू वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस. मदर गॉडेस की फिगरिंग जो है वो एविडेंस में हमें मिलती हैं. देन पशुपति शिवा, लिंग वर्शिप, पीपल वर्शिप, नाग वर्शिप, यूनिकॉर्न वर्शिप, बुल एंड एलिफेंट वर्शिप. एंड यू विल नोटिस कि ये सब तो आज भी हम करते हैं. तो इससे क्या पता चलता है? दैट सिविलाइजेशन इज स्टिल लिविंग, लाइव है ये आज भी. इसलिए कि ये सब चीजें आज से 5,000 साल पहले हो रही थी और मे बी उससे भी पहले हो रही थी. तो ये तो आज भी हम काम करते हैं, ये पूजा तो आज भी हम इसी तरीके से करते हैं. तो एक लिविंग जो ट्रेडिशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए बोला जाता है. जबकि मेसोपोटामियन जो एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन है, इनको म्यूजियम सिविलाइजेशन बोला जाता है. वो इसलिए कि ये बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं. वो जो है उनका जो सोसाइटी है वो इस बेसिस पे इवॉल्व भी नहीं हुई है. उनको जो बाकी सिविलाइजेशन थी लाइक इस्लामिक कल्चर, उन्होंने उसे ओवरटेक कर लिया और वो पुरानी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया गया. और इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो आज भी जिंदा है, ये आज भी हम यही काम कर रहे हैं. ठीक है, फिर हमें एविडेंस मिलते हैं जिसमें एक यज्ञ टाइप का जैसे हम बनाते हैं हवन के लिए, वो है. और उसके अंदर एनिमल बोन्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो इन्हें फायर ऑल्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये पता चलता है कि सैक्रिफाइस वगैरह भी परफॉर्म करते थे. फिर एम्यूलेट्स मतलब ताबीज वगैरह, ये भी हमें लार्ज नंबर में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनका बिलीफ सिस्टम ये भी था कि भाई कुछ स्पिरिट्स वगैरह होती हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं एंड आप अपनी प्रोटेक्शन इससे करनी चाहिए. अब आ गया बरियल प्रैक्टिसेस. दैट हाउ डिड दे डिस्पोज ऑफ डेड पीपल. ओके, उन लोगों को कैसे करते? तो एक सेमेट्री, ये एक आर्कियोलॉजिकल नेम है, इसे दे दिया गया है. उस वो जो है वो जो मिलती है कि एक सेमेटरी एच है जो हड़प्पा में मिली है, मतलब बाकी साइट्स पे नहीं मिली है. उससे हमें क्या एविडेंस मिलता है? लुक, डबल बरियल, दो लोगों को इकट्ठे दबाया गया है लोथल में. अर्न बरियल, इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा पोट्री टाइप, एक कह लो एक यूटेंसिल होता है टेराकोटा का बना हुआ, उसमें उन्होंने डेड को दबा दिया, डेड को डाला और मिट्टी में दबा दिया. इसके एविडेंस मिलते हैं कालीबंगा. कालीबंगा इज इन राजस्थान. फिर लोथल में हमें मिलता है कि मेल एंड फीमेल दोनों को इकट्ठे बरी करा गया है. फिर अपने डेड को वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ ओरिएंटेशन में दबाते थे और उनकी बैक के ऊपर लिटा के इस तरीके से उन्हें ले करते थे. दे ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि वो भी जैसे आपने देखा मेगालिथिक एज में उन्होंने बहुत सारे पॉटरी जो है टूल्स हैं, ये जो है आप कह लो कॉपर के जो ग्लास हैं वो रखे हुए हैं, मिरर नॉट ग्लास. तो इस तरीके से यहाँ पे भी ज्वेलरी वगैरह बहुत सारे एविडेंस इनकी ग्रेव से हमें मिलते हैं.
देखो कॉपर मिरर, बॉडी तो फीमेल के साथ मिलते हैं। और अगेन नो ग्रैंड टूम्स मिलते नहीं है, जबकि मेसोपोटामिया में मिलते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में दे यूज टू मेक ग्रैंड टूम ऑन फॉर डेड, बट यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा नहीं था। कि स्क्रिप्ट की बात करी जाती है, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग स्टाइल, जो आप जैसे आज कह लो कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है हम यूज करते हैं हिंदी लिखने के लिए। तो देखो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसको यूज करते थे। ये देखिए आप, इनमें आप देखोगे कि एक पिक्चर तरह का कुछ बना हुआ है और उसे वो यूज कर रहे हैं। एंड अराउंड इतने सिंबल हमें और इतनी सारी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं फ्रॉम एक्सकवेशंस। फिर बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस आर नॉट फाउंड, जैसे इसी कारण इसे डिसाइफर भी नहीं करा जा सकता। बाइलिंगुअल होती है मतलब यहाँ पे भी आपको मिल रही है और कहीं दो तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज करी जा रही है। अगर ऐसा करा जाता तो एक भी डिसाइफर हो जाती, तो दूसरी जो है इजी टू डिसाइफर हो जाती। फिर इनकी जो लेंथ भी है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। धोलावीरा से तो एक साइन बोर्ड भी मिला है जिसके ऊपर 10 के अराउंड साइन बने हुए हैं, और जिससे पता चलता है कि वो एक सिटी के लिए मे बी कोई एंट्री गेट था, या कोई गाइड के लिए वहां पे लगाया गया था। अब देखेंगे हम कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे होता है। देखिए सिविलाइजेशन का राइज होता है अराउंड 3300 बीसीई, बट इस एरा के अराउंड आके इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। एंड इट टुक फॉर 300 ईयर्स टू कंप्लीटली वैनिश। ये सिविलाइजेशन को कंप्लीटली खत्म होने में सिविलाइज तो 300 साल लग गए थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि आज एक जगह पे डिक्लाइन शुरू हुआ और अल्टीमेटली सब जगह पे वहां पे जाके सिविलाइजेशन एकदम खत्म हो गई। मतलब सडन डिक्लाइन नहीं था, इट वाज ग्रेजुअल डिक्लाइन। और अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरीके से जो डिक्लाइन होता है, मतलब मोहनजोदारो में डिक्लाइन किसी और कारण से हुआ, लोथल में किसी और कारण से हुआ, और बाकी चुनहादरों में किसी और कारण से हुआ, रोपड़ में किसी और कारण से हुआ। तो मल्टीपल रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। Now let's discuss that what are the various theories related to decline of Indus Valley civilization. So first is RN invasion theory. Most of the historians who propagate this theory are Britishers. वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आते हैं, दे अटैक दिस पीपल और इन्हें उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म करने की वजह से फिर वैदिक एज यहाँ पे आ गई और ये जो लोग थे इनका डिक्लाइन हो जाता है। बट इस थियोरी को अलग अलग हिस्टोरियंस ने रिफ्यूट कर दिया है। वो रिफ्यूट इस तरीके से करा है, पहले तो इसके फेवर में हिस्टोरियन क्या एविडेंस देते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन वो कहते हैं कि a lot of skeletons have been found spreaded in streets इन मोहनजोदारो वगैरह में। तो वहां पे बहुत सारे हमें कंकाल मिले हैं और उनके ऊपर देयर आर सम काइंड ऑफ इंजरी मार्क्स ऑन देयर स्कल्स एज वेल। तो ये एक एविडेंस देते हैं। दूसरा कहते हैं कि एक सेमेटेरी एच जो अभी आपने पढ़ा था उसमें भी अलग तरह के जीन्स जो हैं वो मिले हैं वहां के स्केलेटन्स में। एंड इसके अलावा तीसरा ये देते हैं कि एक ही घर में इनको बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिली हैं। बट वो हिस्टोरियन जो इस चीज को रिफ्यूट करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आर्यन इन्वेजन कुछ हुआ ही नहीं, वो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द skeletons that were found in spreaded in streets, उनकी जो इंजरी मार्क होता है और उनकी डेथ में सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड था कि मतलब ऐसा नहीं हुआ आज इंजरी और वो मर गए। उनकी इंजरी में एंड डेथ में डिफरेंस था टाइम का, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि दैट दे डिड नॉट डाई ड्यू टू दोज इंजरीज। पहला ये है। दूसरा ये कि जो एक घर से भी कंकाल मिलते हैं उसमें भी यही बताया गया कि वो अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। तीसरा सेमेटरी एच वाला जो है उसके ऊपर यूजेनिक्स जो है जैसे बोलते हैं कि डीएनए वगैरह इन सब की जीन्स वगैरह की स्टडी करी जाती है जो उसके ऊपर, कि उसमें भी वो क्लियरली ये नहीं बता पाता कि वो सारे के सारे जो जीन्स हैं वो आउटसाइडर्स के हैं। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इनके ट्रेड रिलेशन से बाकी जगहों के साथ, तो कुछ लोग जहाँ पे आके सेटल्ड हो गए थे वो उनकी बॉडीज है। तो इस तरीके से आर्यन इन्वेजन थियोरी जो है इसे रिफ्यूट कर दिया गया है। देन दूसरी थियोरी है मैसी फ्लड्स, कि बहुत बड़े बड़े फ्लड आए फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो में, और जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइन हो जाता है। और इसके फेवर में दे गेव सर्टेन एविडेंसेस लाइक जो मोहनजोदारो में है दे फाउंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेटलमेंट, कि पहले एक लेयर की सेटलमेंट होती है, मानो यहाँ पे एक सेटलमेंट हुई,
फिर फ्लड आया तो ये डिस्ट्रॉय होगी, फिर न्यू सेटलमेंट, फिर फ्लड आया, तो इस तरह करके 7 लेयर्स उनको एक ही साइड से मिलती हैं, जिससे इनको ये पता चलता है कि भाई वो लोग बार बार दे गॉट इफेक्टेड बाय फ्लड्स ऑफ इंडस रिवर, और सिल्ट भी वहां पे अकुमुलेट हुई हमें मिलती है। देन थर्ड थियरी इज इंक्रीज्ड एरिडिटी। दिस थियरी हैज बीन गिवन बाय डीपी अग्रवाल एंड सूद। उन्होंने बोला दैट क्लाइमेट लेड टू, जो क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया जिसकी वजह से ड्राइनेस, सैलिनिटी और सॉइल फर्टिलिटी में डिक्लाइन हो गया, एंड इसके कारण क्या होता है कि दैट जो सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश नहीं कर पाई एंड इट डिक्लाइन। बट फोर्थ थियरी इज डिस्टर्ब्ड इकोलॉजी ऑफ द रीजन। ये एक हिस्टोरियन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन 1 or 2 हिस्टोरियंस नेम सो दैट एग्जामिनर कैन ये कह सकेगा कि आप अच्छे वेल लर्नेड पर्सन है रादर देन प्रेजेंटिंग ड्राई फैक्ट्स लाइक दिस। ओके, तो 2-3 हिस्टोरियन जैसे डीपी अग्रवाल हो गए, सूद हो गए, इन सबका आप नेम लेके मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं। तो ही सेड कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइन। अनदर थ्योरी इज शिफ्टिंग इन कोर्स ऑफ इंडस वैली, इंडस रिवर, कि इस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया एंड जिसकी वजह से इसमें जो है डिक्लाइन हो जाता है। तो ये देखिए इतनी सारी थ्योरीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक जो है, एक थ्योरी तो एक रशियन हिस्टोरियन है वो ये भी देते हैं कि यहाँ पे एक जो था मेटेओराइट वगैरह जो था वो हिट करा जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अर्थक्वेक आया यहाँ पे और अर्थक्वेक की वजह से सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हो गई। तो इस तरह कह सकते हैं कि देयर आर वेरियस थ्योरी दैट आर रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाऊंगी जो यूपीएससी ने अभी तक पूछे हुए हैं। फर्स्ट वन इज ये वाला 2021 में, which one of the following ancient towns are is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connector reservoirs। तो ये 4 साइट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी साइट है जहां से हमें वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट का सिस्टम मिले? ये देखो, डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर, वही जो हम कह रहे थे चेक डैम भी बनाते थे। तो लुक, ये आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा ही दिया हुआ है कि धोलावीरा जो साइट है उसमें से हमें ये एविडेंस मिलते हैं। तो कुछ और सोच पढ़ने की देखो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटी यू केम टू नो दैट दिस इज द राइट आंसर, राइट। अदर देन दैट फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट and what things are not important from UPSC examination point of view. Okay, so which of the following is not a हड़प्पा site? As you आपने मैप देखा, मैप में आपने देखा कि ये भी था, ये भी था, and most of the students fell इसमें उनको डाउट हुआ 50-50 में कि इन दोनों में से कौन सी साइट है जो हड़प्पन साइट नहीं है। But let me tell you one thing. When you read this particular chapter called as Mauryan Empire, in Mauryan Empire you will read about Ashoka. In Ashoka chapter you will read about there were various kind of edicts and inscription that were commissioned by Ashok himself. And from that particular inscription there is one inscription called as Tohgauda inscription. Okay, so this period is related with Ashoka. So you can ignore this fact. देसलपुर यू मे नो, यू माइट नॉट नो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस साइट को पढ़ा ही नहीं था। तो सिर्फ ये जानकारी कि ये सहगौड़ा जो है दिस इज एसोसिएटेड विद अशोक, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज सिंपल, जस्ट बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज 2013 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? अगेन दिस क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। They possessed great palaces and temples. True or false? Kindly respond. False, ma'am. False. What? False. Yes. What about second statement? They worshipped both male and female deities. True. True. Right. As we saw कि मेल फिगरीन्स में तो पशुपति शिवा और भी बहुत लोगों की वो कर रहे हैं, एंड फीमेल डेटीज में मदर गॉडेस। They employed horse-drawn chariots. Correct or wrong? False, ma'am. False. False. क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला ही नहीं, एंड दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन हॉर्स ड्रिवन, ये एक तरह की सिविलाइजेशन थी ही नहीं।
तो ये देखिए, आप एलिमिनेशन टेक्निक की जो बात कर रहे थे वो ऐसे करते हैं। मानो आपने ये स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, तो जिसमें 1 है आप उसे रॉन्ग कर दीजिए। अब 2 आंसर आपके पास बचे, या तो ये करेक्ट हो सकता है या ये करेक्ट। फिर आपने देखा कि तीसरा भी जो है रॉन्ग है, तो आपने तीसरा तो पहला ही रॉन्ग कर रखा है। अब आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट भी हो सकती है। फिर आपने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी, तो उसमें आपने देखा कि 2 तो करेक्ट है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ये होती है एलिमिनेशन टेक्निक के, एक आपने गलत आपको पता चल गया तो नीचे जिस जिस ऑप्शन में वो है उसे आप काट दीजिए। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो जो आपके डाउट्स हैं वो पूछिए, फिर उसके बाद हम वैदिक एज जो पीरियड है उसे स्टार्ट करेंगे। एंड इस टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में आपको आपकी बुकलेट में प्रोवाइड करा हुआ है, जिससे ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है, और इसके एडवांस लेवल की आप उससे पढ़ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज पूछिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड। Excuse me, ma'am. यस। Um, uh, During the Harappan civilization, there is no clue of Aryan invasion in Harappa. देयर इज नो Invasion of Aryan during the Harappan civilization. तो दिस इज योर क्वेश्चन। Yeah. ओके, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा दैट फ्रॉम वेयर दिस थियोरी ऑफ आर्यन इन्वेजन केम। ओके, ये कहां से आती है थियोरी? तो इस थियोरी को प्रोपेगेट करा गया बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रोपेगेटिंग दिस पर्टिकुलर थियोरी व्हेन देयर वर नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एवर फाउंड? आप यूपीएससी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दैट ओनली जो जो लिटरेचर वगैरह है उसमें मेंशन है आर्यंस का, बट अदरवाइज जो आर्कियोलॉजी है वो इस टॉपिक पे बिल्कुल साइलेंट है। दैट इज कि हमें अभी तक कोई एविडेंस मिला ही नहीं जो ये बताता है कि कभी आर्यन इन्वेजन हुआ था। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रोपेगेटिंग दिस पर्टिकुलर थियोरी बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इज दैट दे वांटेड टू वैलिडेट देयर रूल इन इंडिया। वो हम ये बताना चाहते थे कि देखो आपको तो हमेशा आउटसाइडर्स ने ही रूल करा है। ये एक बहुत बड़ा उसका पर्पस था इस थियोरी को प्रोपेगेट करने का। तो उसको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए दे जस्ट टुक 2 and 3 रेफरेंसेस फ्रॉम ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक जगह मेंशन आता है कि हरियूपिया, हरियूपिया हाँ, एक साइट थी जिसमें डीमंस रहते थे और इंद्र जो थे उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय करा। तो ये हरूपिया को लिंक कर देते हैं हड़प्पा के साथ, कि हड़प्पा जो है वो सेम है वही साइट, एंड इंद्र को बोला जाता है पुरंदर, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो ये कहते हैं कि क्योंकि उसमें ऐसा मेंशन है कि इंद्र जो थे उन्होंने डिस्ट्रॉय करा हरियूपिया को, तो मे बी हड़प्पा जो था उसमें भी इंद्र ने डिस्ट्रॉय करा। ये उनका एक मानना है, एक थ्योरी है। फिर उसके अलावा वो 2-3 चीजें वही सेमेटरी एच की एग्जांपल देते हैं कि उसमें एविडेंस मिलते हैं, बट कभी भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट नहीं करता कि भाई पूरी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया और एक न्यू पूरे जो सेट ऑफ पीपल थे वो उनको आके रूल करना शुरू हो गए। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हिस्टोरियंस एंड एकेडमिया जो है एक्सेप्ट करता है, वो ये है कि ये कभी सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई। ये लोग जो थे वो ईस्ट वर्ड जो गंगेटिक वैली, यमुना वैली थी उधर की तरफ मूव कर गए थे, तो कभी भी पूरा जो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो ये जो बात है कि आर्यन इन्वेजन यहाँ पे हुआ, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये जस्ट ऋग्वेद में 1-2 रेफरेंस है जिसके बेसिस पे बोल दिया जाता है। और आज के टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने तो इसको अच्छे से डिस्प्रूव कर दिया है कि कोई आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं। फिर वो बात करते हैं कि आर्यन माइग्रेशन हुआ, जबकि उसका भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। आपको पता होगा अभी यूपी में एक साइट है वहां, अभी थोड़ा टाइम पहले वहां पे जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली है जिसमें चैरियट्स वगैरह मिले हैं, और जो चैरियट्स वगैरह है उनकी एज बराबर मानी गई हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो वहां से ये भी उठ के आया कि भाई इन लोगों को तो पहले ही पता था चैरियट्स वगैरह कैसे ड्रॉ करने हैं। और ये जो बात कही जाती है कि चैरियट्स वगैरह हड़प्पन के वो वैद ये आर्यंस के साथ आए हैं, ये भी जो गलत है। ओके, तो इसलिए आपको ये थ्योरी जो है ये लार्जली रिफ्यूटेड है। ये बस एक वन ऑफ द थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, जबकि ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। Thank you, ma'am. ओके, वेलकम। अनदर क्वेश्चन? मैम
Yes. Since there are a lot of like sites, specific sites of Harappan civilization, like what would you suggest the best way to like remember them? Is it like creating a map of geographical extent and based on that to remember them? Because I see a lot of questions, like repeated questions, come from sites, specific sites in this topic. ओके, देखिए सारी साइट्स आपको नहीं याद रखनी है और ना ही यहाँ पर रख पाओगे, बिकॉज देर आर अराउंड 3000 साइट्स जो अभी तक मिली हैं आपको। जो मैप में मैंने दिखाया था इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको याद रखिए, वो किस रिवर पे है वो याद रखिए, और कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी वहां से हुई है उसको याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल लोथल, वहां से पता चला आपको डॉकयार्ड मिलता है। फिर ये आप धोलावीरा याद रखिए, इसको तो यूनेस्को साइट भी मान लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कालीबंगा, वहां से आप देखोगे कि फ्लोट जो फील्ड मिलता है, फ्लोट फील्ड के साथ साथ वहां पे फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, वहां पे ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं। फिर इस और रोपड़ से क्या मिलता है आपको, फिर मांडा में क्या एविडेंस मिले। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है अराउंड 20 साइट आप याद कर लो, दैट्स आर इनफ। और जो उनमें से सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज है वो याद रखो, एंड थ्रू मैप पढ़ना इसे, कभी भी इसे स्टैंड अलोन मत पढ़ना, मैप खोल के पढ़ना कि इसकी साइट जो है ये कहाँ पे है, उस तरीके से पढ़िए। और ज्यादा साइट्स आपको याद नहीं रखनी। ये क्वेश्चन जो पूछा भी गया है आपको ध्यान में रहेगा कि ये आपने जब आप अशोक वाला चैप्टर भी पढ़ लोगे तो आप ये वैसे ही इसे हटा देते और आप सिलेक्ट कर लेते, तो क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। ओके Okay, ma'am. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। मैम जो डिक्लाइन थ्योरी है जो आपने बताया अभी इलेबोरेट किया कि आर्यन इन्वेजन तो कम्प्लीटली वैलिडेट नहीं है, लेकिन जो बाकी थ्योरीज हैं प्लीज रिपीट करिए। मैम जो डिक्लाइन थ्योरी है सिविलाइजेशन को डिक्लाइन को लेके जो थ्योरीज हैं ओके मैम उसमें तो कोई भी वैलिडेट नहीं होगी ऐसे तो, जितनी भी थ्योरीज हैं जैसे कि अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक की स्पेसिफिक रीजन पे आएगा ना, इतनी बड़े एरिया में सिविलाइजेशन था तो सारा तो एक साथ डिस्ट्रॉय हो नहीं जाएगा। बिल्कुल। और सिमिलरली जो एरिडिटी यानी कि और फ्लडेड वगैरह थे तो इतनी सारी रिवर्स थी वहां पे, तो किसी एक में फ्लड आएगी, कहीं एरिडिटी भी सब जगह पे नहीं आएगी, तो मैम ये तो कम्प्लीटली फॉल्स थ्योरी है फिर, डिक्लाइन थ्योरी जो है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अलग अलग रीजन्स पे डिक्लाइन होने का अलग कारण था। मोहनजोदारो में कोई और कारण रहा और टाइम पीरियड भी अलग रहा, हड़प्पा में कोई और कारण रहा और आलमगीरपुर में कोई और कारण रहा, और कोई भी एक पर्टिकुलर जो कारण था वो पूरी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कारण नहीं था। मल्टीपल फैक्टर्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल, उन्होंने रोल प्ले करा और जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। और कोई भी, ये आपको एंड में आंसर लिखते हुए भी बोलना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, मल्टीपल रीजन इंपॉर्टेंट थे, इसको रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, और अलग जगह पे अलग जो था, जो कारण था वो था इसका। ओके यस ओके मैम। मैम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में अगर ऑप्शंस आते हैं तो उसमें हम आर्यन इन्वेजन ही करेंगे ना, या कुछ और? देखिए इसके ऊपर आप मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रीलिम्स में आता भी है तो आपको यस करना है कि हाँ ये भी एक थियोरी है, क्योंकि थियोरी तो कुछ भी हो सकती है, वो प्रूव्ड है अनप्रूव्ड है वो अलग की बात है। लेकिन आपको ये जरूर लिखना, अगर ये ऑप्शन होती है कि ये भी कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था तो आपको टिक करना है, क्योंकि ऐसे तो फिर बाद में और भी क्लाइमेट चेंज वाली जो थियोरी है और मेटेओराइट वाली उनको भी रिफ्यूट करा गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे यस करिए, क्योंकि थियोरी कुछ भी हो सकती है, बाद में हमें ये हमारा डिसीजन रहेगा कि हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो थियोरी तो यस, उसमें आपको यस करना है। ओके मैम। और मैम मेंस वन में मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ जी, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में योगा प्रेजेंट था या नहीं था, क्योंकि रिसेंट कहीं मैं न्यूज वगैरह में कुछ सुना था योगा को लेके कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन से योगा चला आ रहा है, हम्म। तो मैम हाँ योगा प्रेजेंट था या नहीं था, या बिल्कुल फिर है, क्या है? क्योंकि उसमें आप देखोगे उसमें ना कुछ सील्स मिली हैं। सील्स में एक योगिक जो पोस्चर होता है उसमें एक फिगर बैठी हुई है जिसे शिवा बोला गया है, पशुपति शिवा जैसे बोला गया है। तो उसे आप देखोगे जैसे योगा का पोज होता है ना, पैर के ऊपर पैर रखे और हाथ सीधे रखे, वो उस तरीके से बैठे हुए हैं। और इस एविडेंस, इसके बेसिस पे ये एविडेंस को मान लिया जाता है कि भाई उस टाइम पे ये देखो योगिक पोर्शन में जो बैठे हुए हैं तो इसमें योगा था, उस टाइम लोग लर्नड थे, योगा की नॉलेज थी। तो ये सच बात है, ऐसा ही है।
ओके मैम, मैम दैट पशुपतिनाथ झील जो मोहनजोदारो में मिली थी। क्या पशुपति शिवा की जो सील मिली है, हाँ जी, Yes, yes. उसके ऊपर है Thank you. लिखा। आपको गूगल पे फोटो भी मिल जाएगी इसकी। ओके, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर नहीं तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ओके, वैदिक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैदिक एज क्या थी और इसे वैदिक एज क्यों बोला जाता है? इसको बोला वैदिक एज इज द एज दैट इज रिलेटेड टू वेदास। वेदास के साथ, जो वेदों के साथ ये एज रिलेटेड है, उसे वैदिक एज बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है वो बात करी जाती है कि इस एज में आर्यन जो है वो भारत में आए और उन्होंने एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया और ये लोग वहां पे आके रहने लग गए। और फिर बात होती है कि वर्ड आर्यन जो है ये एक लिंग्विस्टिक वर्ड है, ठीक है, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्पीकर है उनके लिए यूज करा जाता है। ये कोई रेस के साथ रिलेटेड नहीं है, किसी रेस को हम आर्यन रेस नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल जो ये भाषा बोलते थे, ये वाली, तो उनमें से जो ये बोलने वाले थे उनको इन्होंने आर्यन बोल दिया। बट संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है वो पर्सन जो नोबेल बर्थ का होता है, हाई बर्थ का जो पर्सन है, एक रिस्पेक्टेड फैमिली में आया है, उसको बोलते हैं। आप देखोगे इवन महाभारत में भी जो कृष्ण है वो अर्जुन को बहुत ज्यादा आर्य कह के संबोधित करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब वो उन्हें कहना चाह रहे हैं कि ही इज अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड फैमिली। तो संस्कृत में आर्य का शब्द ये होता है। फिर देर इज वन जर्मन स्कॉलर कॉल्ड एज मैक्स मुलर। उन्होंने ही सेड आर्यन इज द नेम ऑफ लैंग्वेज रादर देन पीपल एंड स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, एक भाषा, उन्होंने कहा कि ये भाषा है, ये भाषा को बोलने वालों को हम नहीं कह रहे हैं। तो ये भी एक थियोरी है जो मैक्स मुलर ने दी। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, जबकि ये भी थियोरी इन्होंने ही प्रोपेगेट करी है आर्यन इन्वेजन वाली काफी सारे लेवल तक। तो एक तरह का ये आर्यन शब्द हो गया और दूसरा ये हो गया। तीसरा, अब ये कि भारत में ये जो मान लिया जाए कि ये भारत में आए थे, तो कब आए थे? तो ऐसा कहा जाता है अराउंड 1500 BC दीज पीपल केम टू इंडिया। इन्होंने पहली बार भारत पे इन्वेजन करा एंड पंजाब का जो रीजन है सबसे पहले ही यहाँ पे आए। ये देखिए मैंने एरो भी बनाया हुआ है यहाँ पे इसमें कि ये यहाँ पे पहली बार आते हैं। फिर ये पंजाब में सेट होने के बाद सप्त सिंधुवा रीजन, यू मस्ट नो दैट कि पंजाब को सप्त सिंधुवा कहा जाता था। वेदों में भी सप्त सिंधुवा कहा गया है, मतलब 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 1 इज इंडस, 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज दैट इज झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलेज, एंड 7वीं रिवर इज सरस्वती रिवर जो अभी एक्सटिंक्ट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है। और फिर एक दूसरी थियोरी आती है कि 1750 में इंडस वैली का डिक्लाइन जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो डिक्लाइन एंड इनके आने में ही लगभग 250 सालों का डिफरेंस है। तो इसीलिए भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जो है रिफ्यूट करा जाता है। ये भी एक कारण है कि भाई ये 250 साल तक क्या हो रहा था। ओके, फिर ये मैंने मैप दे रखा है जिसमें अर्ली वैदिक एज आ गए। अगली वाली स्लाइड्स में आप देखोगे कि वैदिक एज को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली एंड लेटर वैदिक। तो ये अर्ली वैदिक का है कि ये कहां तक थे। तो ये देखिए, ये चेदी जो किंगडम थी यहां तक इनका एक्सटेंट है, मतलब ये गंगा वैली में भी पहुंचे ही नहीं है, ये सप्त सिंधुवा रीजन में है। ठीक है, तो ये अर्ली इस टाइम पीरियड में ये यहाँ पे है कि ये देखिए इस रीजन से ये आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से और यहां आके इस रीजन में ये बस गए। अब ये देखिए, दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड में से डिवाइड कर दिया जाता है। पहले अर्ली वैदिक जिसे ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, ये इसका टाइम पीरियड है। फिर दूसरा इज लेटर वैदिक, ये इसका टाइम पीरियड है। ओके, अब इनको किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस हैव वी डिसाइडेड दिस पीरियड इनटू 2 पीरियड्स इज दैट देयर आर सम काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक। ठीक है, इसमें इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैदिक एज के बारे में हमें जानकारी किन किन सोर्सेज से मिलती है। तो सबसे पहले वेद जो हैं, ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट हैं उनसे मिलती है।
4 वेदों के, और फिर लेटर वैदिक की तो हमें उपनिषद हो गया, स्मृति, धर्मशास्त्र, उन सबसे एपिक्स हो गए हमारे, रामायण महाभारत, उनसे भी मिलती है। ओके, तो अभी हम बात कर लें अर्ली वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज मतलब वो पीरियड जिसमें ऋग्वेद जो है वो लिखा गया, और ये ऋग्वेद आप देखोगे कि इसे मंडल या चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है, और ये इसके चैप्टर हैं, 10 मंडल है, और ये हर मंडल अलग अलग टाइम पीरियड में लिखा गया है। ओके, एंड जो विश्वामित्र है उन्होंने 3rd मंडल लिखा, जिसमें ये इतने 1028 हिम्स या श्लोक या सुक्ता जिन्हें कहा जाता है, और सुक्ता मतलब गुड सेइंग्स, वो जो है ये विश्वामित्रा ने इसे कंपोज करा। जो 10th मंडल है वो एंड है, उसका लास्ट है, और गिव्स द फेमस पुरुष सुक्ता विच इज द लॉन्गेस्ट हिम। जो पुरुष सुक्ता है ये लॉन्गेस्ट हिम है, एंड मेंशन इसमें क्या है कि वर्ड का क्रिएशन कैसे हुआ। ठीक है, इसमें चारों वर्णों का भी जिक्र है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस वाले में पुरुष सुक्ता में। ओके, तो ये इस बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया वैदिक एज को। ओके, अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक एज की। अर्ली वैदिक एज में हम पहले सबसे पहले दैट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज अर्ली वैदिक एज। इसमें सोशल स्ट्रक्चर में ये था कि दैट सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल ऑन व्हाट बेसिस? दैट मैन ऑफ वाज हेड ऑफ द फैमिली, द फादर फिगर वाज जनरली हेड ऑफ द फैमिली, जिसकी वजह से पैट्रियार्कल कह दिया जाता है। कि फिर इसके बाद की सोसाइटी अलग अलग ट्राइब्स जिन्हें जन कहा जाता था उसमें डिवाइडेड थी, और इस जन का एक जो हेड होता था दैट वाज कॉल्ड राजन, दैट इज किंग। ओके, तो ये देखिए, अब आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि जन सबसे पहले है ट्राइब्स, फिर बाद में आता है जनपद, फिर महाजनपद, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी एवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले कि सबसे पहले तो आप जन पढ़ रहे हैं, अभी ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनपद को पढ़ेंगे कि जब ये ट्राइब और ज्यादा बड़ी होगी और ज्यादा कंसोलिडेटेड हो गई और उनका एक्सपेंशन भी ज्यादा हो गया। फिर फैमिली के बारे में बात करी जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज कॉल्ड कुल। आज भी फैमिली को कुल कहा जाता है। तो मतलब ये सिविलाइजेशन भी लिव्ड और अभी लाइव सिविलाइजेशन है कि आज भी आप देखोगे तो जो हिंदी में शब्द है फैमिली के लिए कुल है। एंड इसको जो हेड करता था दैट वाज एल्डेस्ट मेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैट्रियार्कल, एंड उसे कहा जाता था गृहपति, हेड ऑफ फैमिली। ओके, देन वर्ण सिस्टम, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण, उसके ऊपर करा जाता था। बट ये जो डिवीजन थी ये रिजिड नहीं थी, ये याद रखना कि ऐसा नहीं था कि इसी बेसिस पे इन्हें डिवाइड कर दिया गया और अब इन्हीं बेसिस पे रहेंगे, ऐसा एनसीईआरटी और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये रिजिड नहीं था, ये लेटर वैदिक एज में जाके रिजिड हो जाता है। फिर इकोनॉमी, किस तरह की इनकी इकोनॉमी थी? सबसे पहले ये पेस्टोरल इकोनॉमी थी। ओके, ये कैटल रेयरिंग करते थे। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये ज्यादा टाइम एक जगह पे रुकते भी नहीं थे। इनका लाइफस्टाइल जो था पेस्टोरल था कि आज यहाँ पे पेस्टर अच्छा है तो यहाँ पे रह रहे हैं, कल यहाँ ये वाला खराब हो गया यहाँ पे चले गए, फिर आगे आगे मूव करते गए। क्योंकि इनका मेन कैटल रेयरिंग ही इनका सोर्स है। जो डोमेस्टिक जो एनिमल करे हैं इन्होंने, उसी के थ्रू इनका जो है इकोनॉमी चल रही थी। और कैटल इनकी मेजर वेल्थ होती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल वो उतना ही रिच उस टाइम पीरियड में माना जाता है। फिर एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। बार्ले जिसे यव कहा गया है वेदों में, वो इनकी सिग्निफिकेंट जो है क्रॉप है। अब देखिए ये बार्ले क्यों है, व्हीट या राइस क्यों नहीं है? अगेन आई टोल्ड यू ना कि ये माइग्रेटरी थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जो व्हीट है एंड जो राइस है उसे पकने में कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। दैट इज वाई एक बार्ले के ऊपर ये ज्यादा डिपेंडेंट है। अनदर पॉइंट इज कि आज भी आप देखोगे राजस्थान का जो रीजन है वहां पे स्टेपल क्रॉप बार्ले ही है। वहां पे आज भी बार्ले जो है उसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये उस टाइम पीरियड तक उन्हीं रीजन्स में फैले हुए थे। और जो व्हीट वगैरह है वो वैसे भी राजस्थान वगैरह में जैसे ना के बराबर ही है। तो
वो फीचर को आप में ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे कि बार्ले इनका मेन सिग्निफिकेंट क्रॉप था। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी जैसे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बार्टर यूज कर रहे थे, ये लोग भी बार्टर यूज कर, मतलब अभी भी करेंसी की कोई डिस्कवरी हुई नहीं है जहां करेंसी यूज होनी शुरू नहीं हुई। एंड कॉ जो थी, कॉ को इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे के साथ ये लोग क्या एक्सचेंज करने के लिए जो गाय जिसे कहते हैं उसे यूज करते थे। देन रिलीजन, रिलीजन में पॉलीथीज्म होता है कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, किसी एक पर्टिकुलर डेटी की आप पूजा नहीं कर रहे हो, यू आर वर्शिपिंग मल्टीपल डेटीज बेस्ड ऑन योर इंक्लिनेशन और बेस्ड ऑन योर डिजायर्स, कि आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं। फिर अगेन दे वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस को भी ये वर्शिप करते थे, लाइक इंद्र, इंद्र वाज गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, वरुणा गॉड ऑफ वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर, अग्नि गॉड ऑफ फायर, सूर्य सन गॉड। Ritual, they paid a lot of emphasis on rituals and sacrifices. They used to make यज्ञ, यज्ञ हम बनाते थे और उसमें हिम्स वगैरह जो थे वो बोलते थे। और ये एक बहुत मतलब ट्राइबल लेवल पे भी होता था कि बहुत पूरी ट्राइब बैठी है और यज्ञ करा जा रहा है, ताकि जैसे कई बार ड्रॉट पड़ जाता था तो ड्रॉट के लिए वो इंद्र की वर्शिप करते थे ताकि वहां पे बारिश हो और वो अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी पाए। फिर बात आती है इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहती थी, तो पॉलिटिक्स सबसे पहले इनकी ट्राइबल पॉलिटी थी। यू मस्ट रिमेंबर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, वो सिटीज में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, बट दीज पीपल वर एक्चुअली दे लिव्ड इन ट्राइब्स, इन एक तरह की ये रूरल थी, ठीक है। और ये बेस्ड ट्राइब बेसिस पे रहते थे वहां पे, तो वो सिटीज में अलग अलग ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। यू मस्ट रिमेंबर द फैक्ट दैट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द रीजन, द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस एज वेल, दैट एट वन पार्ट blacksmith, the houses of blacksmiths are there, another part potters houses are there, another part of the वो जहाँ पे मतलब डिवीजन हुई पड़ी है बेस्ड ऑन कि आप कौन सा प्रोफेशन जो है उसके वो कर रहे हैं। बट इसमें जो है ट्राइब्स के बेसिस किया कि पूरी की पूरी ट्राइब रह रही है। फिर राजन जो है वो किंग है, हिज मेन जॉब वाज टू लीड हिज ट्राइब इनटू बैटल्स, और जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती थी वो करता था। एंड आई टोल्ड यू ना कि वहां पे असेंबलीज होती थी कि ये असेंबलीज किंग को इलेक्ट करती थी। ऐसा नहीं था किंग वाज पावरफुल फिगर, किंग वाज नॉट एट ऑल अ वेरी पावरफुल फिगर। वो जो था किंग वो इसी सभा समिति एंड एक विधाता भी होता है, उसके द्वारा चुन के बनाया जाता है और फिर वो उन्हीं के एडवाइस के ऊपर काम करता था। ओके, और इनमें विमेन भी होती थी, विमेन भी मतलब उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी। फिर कल्चरल एस्पेक्ट्स, सबसे पहले लैंग्वेज संस्कृत, रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, ऋग्वेद में भी लिटरेचर, ऋग्वेद कंप्राइजेस हिम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस डेटीज, अलग अलग डेटीज की प्रेज करी गई है, वरुण की करी गई है, इंद्र की करी गई है, सूर्य देव की करी गई है। फिर एजुकेशन जो थी प्राइमरीली ओरल थी, एज आई टोल्ड यू कि राइटिंग के ऊपर यहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करा गया, एंड नॉलेज पास डाउन थ्रू जनरेशंस, ओरली ही करी गई कि जो ऋषि थे वो अपने शिष्य को ओरली ही सारा ज्ञान दे रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, कॉपर एंड ब्रोंज इसके यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन थी चैरियट्स, दे यूज चैरियट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इन वॉरफेयर। तो वो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि दे यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट, तो वो वहां पे रॉन्ग है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर एज इट इज करेक्ट। फिर व्हाट इज ज्योग्राफी, मतलब व्हाट वाज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ दीज वैदिक एज पीपल। सबसे पहले जो अर्ली वैली है, एज आई टोल्ड यू, सप्त सिंधु रीजन, पंजाब रीजन, हरियाणा रीजन, इस रीजन में इनकी सेटलमेंट आके होती है, और उसमें पाकिस्तान, मॉडर्न डे का पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो वो आता है। दिस इज ऑल अबाउट अर्ली वैदिक एज। नाउ लेट्स डिस्कस लेटर वैदिक एज। दिस इज मैप ऑफ लेटर वैदिक एज। यू मस्ट नोटिस कि पहले तो हमने यहां तक पढ़ा था कि छिद्दी तक, यहां पर आ गया, यहाँ पे एस एम्पायर, बट लेटर वैदिक एज का ये टाइम पीरियड है। ओके, तो अब आप देखोगे कि इसका एक्सटेंट जो है वो बढ़ गया, मगध तक अब ये पहुंच चुके हैं। मगध इज इन प्रेजेंट डे बिहार। ओके, यहाँ पे भी आ गया मरु, मरु मतलब डेजर्ट, देखो डेजर्ट में भी है। इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि ये देखो, अब देखो कुरु,
मत्स्य, ये सब वो हैं जो महाजनपद भी बाद में आके, ये जनपद हैं इस टाइम पे जो बाद में इवॉल्व हो जाएंगे महाजनपद में, मतलब और बड़े एम्पायर में। ये देखिए ये कलिंग है, ये वंगा रीजन जो बंगाल का रीजन है, ये विदर्भा, प्रेजेंट डे में विदर्भा बोलते हैं, ये आंध्रा रीजन है। ओके, कोसाला ये अयोध्या के आसपास का रीजन है, और ये मगध है। अंग कुछ पार्ट इसका बिहार में था और कुछ इसका पार्ट बंगाल में था। तो इस तरीके से ये बाद में और इनका एक्सटेंट जो है वो बढ़ जाता है। नो द लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज की टाइमलाइन एज डिस्कस्ड अर्लियर कि ये है मतलब 1-2 साल 100 ईयर का अराउंड गैप हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरियंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि उनका कंसेंसस जो है वो नहीं बनता किसी पर्टिकुलर चीज पर, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड फैक्ट। फिर इसकी प्राइमरी सोर्स हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए अर्ली वैदिक की जैसे हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसकी हमें जो रिमेनिंग 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा जो ब्राह्मण्स हैं, अरण्यक हैं, अरण्यक आर फॉरेस्ट बुक्स, मतलब दीज बुक्स वर रिटन इन फॉरेस्ट एरियाज, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अरण्यक। उपनिषद फिलोसॉफिकल वाली, इन सब से मिलती है। मतलब इस पीरियड की हमें सारी जानकारी के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज सोर्सेज। देन what kind of society was there in later Vedic age? First was social structure. In this age, Varna system became more rigid and hierarchical. This is what NCERT and various historians accept. कि यहाँ पे रिजिड हो गया कि आप अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकते, और एक हायरार्की में आ गया कि सबसे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर आपके होंगे वैश्य, एंड देन शूद्रास। Then Brahmins were priests and teachers, Kshatriya warrior and rulers, Vaishya traders and agriculturalists, Shudra servants and laborers. इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन कर दी जाती है। एंड अगेन फैमिली सेम पैट्रियार्कल सिस्टम जो कंटिन्यूड था, और मेल डोमिनेंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया, दैट सन वाज एक्सपेक्टेड मोर देन बर्थ ऑफ डॉटर। फिर आश्रम सिस्टम, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस आश्रम सिस्टम। इवन नॉट डेज अ लॉट ऑफ जो योगी वगैरह हैं, ऋषि हैं, वो फॉलो करते हैं सिस्टम को। नॉट ऋषि, जो हमारे बहुत सारे मंक बन जाते हैं, उसमें क्या होता है, दे फॉलो दैट देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ इज ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट लाइफ। सेकेंड इज गृहस्थ, कि आपको घर में हाउस होल्डर, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर बन के रहना है। देन वनप्रस्थ के बाद में आप जंगल में चले जाओगे एंड संन्यास ले लेंगे। ये इस सिस्टम का जो एवोल्यूशन है, जहां एग्जिस्टेंस में इसी पीरियड में ये आता है। फिर इकोनॉमी इनकी कैसी चलती है? सबसे पहले एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर में यहाँ देखिए वीट एंड राइस के ऊपर इनका फोकस होना इसलिए शुरू हो गया कि आप देखोगे कि वो देखिए रिवर वैलीज हैं, यमुना वैली हो गई, गंगा वैली है, उसकी तरफ इनका जो है वो ये लोग पहुंच चुके थे। आप देखिए मगध तक ये पहुंच चुके थे, तो इसलिए वो वहां पे वीट एंड राइस को भी प्रोड्यूस कर सकते थे। एंड इवन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अब ये प्लो शेयर था इनके पास, हल था लोहे का, जिसके थ्रू ये जमीन की को प्लो शेयर से प्रिपेयर कर सकते थे फॉर एग्रीकल्चर। देन पेस्टोरलिज्म, कैटल रेयरिंग जो थी वो कंटिन्यू रही, बट लेस प्रोमिनेंस इसको मिली, क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर के ऊपर मोस्टली फोकस होना शुरू हो गए। नो नोटिस वन थिंग, अब क्या हो गया, अब जब ये लोगों का, अब देखिए इनकी प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स बढ़ गई होगी, क्योंकि अब ये मोर फर्टाइल रीजन में आके सेटल हो गए हैं। तो अब इनका जो वहां पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और वो जो जन थी, ट्राइब थी, वो यहाँ पे आके जनपद बन गई। मतलब थोड़ा उनका एरिया जो है एरिया के साथ उसे लिंक करना शुरू कर दिया। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ उनका बोथ इनलैंड एंड मैरीटाइम जो दोनों ट्रेड था। तो फिर गिल्ड होता है कि एक ऑक्यूपेशन में मान लो ब्लैक स्मिथ है, तो बहुत सारे ब्लैक स्मिथ मिलके एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना देते थे जिससे गिल्ड कहते हैं, और उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे कि वो किस तरीके से पैसा लैंड करेंगे, हुंडी यूज करेंगे, क्या क्या मतलब तरीके यूज करेंगे। तो एक तरह का मार्केट प्लेस भी यहाँ पे बनना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये रही लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज के लोगों का रिलीजन कैसा था? सो रिलीजन वाज अगेन पॉलिथिज्म। उन्होंने वैदिक गॉड की की वर्शिप तो करते थे, बट कुछ चेंजेस यहाँ पे आए। फॉर एग्जाम्पल प्रजापति, क्रिएटर गॉड दैट इज ब्रह्मा, उनकी वर्शिप स्टार्ट होती है। रुद्र, शिव, विष्णु प्रिजर्वर, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस ये और कॉम्प्लेक्स हो गए, मतलब और आपको
वाइडर लेवल के ऊपर और मंत्रा के ऊपर एम्फेसिस करा गया और यज्ञों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई इस पीरियड पे, जिसको परफॉर्म करते थे ब्राह्मण्स। ओके, फिर उसके बाद फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, एज आई टोल्ड यू कि उपनिषद इस टाइम लिखे गए, और उपनिषद में बात क्या करी जाती है भाई, सोल क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो इस तरीके से इंसान ने अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करा कि भाई व्हाट इज पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, उसके अलावा कि मुझे लाइफ कैसे जीनी है, मुझे वो जो एक ब्रह्म है दैट इज यूनिवर्सल सोल या क्रिएटर, उसके साथ कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करना है और मेरा कनेक्शन उसके साथ है भी क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो उससे पूछने शुरू करे। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि लार्ज एंड मोर स्टेबल किंगडम्स बननी स्टार्ट हो गई, लाइक कुरु, पंचाल, कोसाला, वेदिहा। कुरु यू नो, ये वाली कुरुक्षेत्र वगैरह वाली, तो ये जो कोसाला है ये आज के अयोध्या के आसपास है। तो अभी आप देखोगे कि वही जन से जनपद बनना शुरू हो गया, और इसके कुछ ही बिल्कुल ही अगली स्टेज में महाजनपद यानी और बड़ी बड़ी किंगडम्स बननी शुरू हो गई। फिर किंग्स का रोल क्या था, किंग से पास यहाँ पे देखिए पावर्स बढ़ गई, ठीक है। वो कुछ रिचुअल्स होते हैं राजसूया, ठीक है, अश्वमेध, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उनको परफॉर्म करना शुरू करा। अश्वमेध में जैसे ये होता था, द रॉयल हॉर्स जो होता था उसे वो छोड़ देते थे खुला, और कहते थे कि जिस जिस रीजन में ये हॉर्स जाएगा वो उस पर्टिकुलर किंग के अंडर आ जाएगा, और अगर किसी को वो ऑब्जेक्शन है तो वो हॉर्स को वहां पे स्टॉप करेगा और उसे फाइट करनी होगी उस राजा से जिसने अपने हॉर्स को भेजा है। तो अगर वो जीत गया तो मतलब वो पावरफुल रूलर है, अगर हार गया तो मतलब खत्म। तो अपनी सुपरमेसी को एसर्ट करने के लिए उन्होंने इन सब चीजों को करना शुरू करा। फिर असेंबलीज जो हमने पढ़ा था कि सभा एंड समिति, ये कंटिन्यू रहे बट इनकी इंपॉर्टेंस डिमिनिश हो गई। डिमिनिश इसलिए हो गई कि आप खुद देखो कि यहाँ पे तो राजा ज्यादा पावरफुल हो गया, और जो बाकी जैसे इस एज में आके औरतों की भी इन्वॉल्वमेंट सभा समिति में खत्म हो जाती है। देन देयर इज कल्चरल एस्पेक्ट्स, लैंग्वेज अगेन, संस्कृत, लिटरेचर, एज आई टोल्ड यू, ब्राह्मणा, दीज व्हाट आर दिस ब्राह्मणस। इसमें ये होता था कि वेदों में तो हिम होते हैं, तो ब्राह्मणस में ये लिखा होता कि आपको रिचुअल कैसे एंड सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कैसे करना है, तो वो तरीके होते। देन अरण्यक, फॉरेस्ट ट्रीटिस जो है वो है। उपनिषद फिलोसॉफिकल के लिए। फिर एजुकेशन, यहाँ पे देखिए गुरुकुल सिस्टम वो स्टार्ट हो गया कि जो स्टूडेंट है वो अपने गुरु के पास जाते थे, उनके पास बैठते थे और अपनी जो एजुकेशन है वो रिसीव करते थे, जिसे ब्रह्मचार्य स्टेज भी कहा जाएगा, वो इसी में है। देन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, ये देखिए ये इसे आयरन एज भी बोला जाता है। जो लेटर वैदिक एज है उसे आयरन एज कहा जाता है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसे ब्रोंज एज कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्रोंज यानी जिंक, कॉपर, टिन, इन सबका मिक्सचर करके ब्रोंज तैयार होती थी। एंड आपने नोटिस ही करा होगा कि एक डांसिंग गर्ल की फिगरीन भी वहां पे मिलती है, तो वो ब्रोंज एज है। चाल्कोलिथिक कॉपर एज है, और ये जो वैदिक एज है ये आयरन एज है, क्योंकि इसमें इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस दिया आयरन टूल्स एंड वेपन्स के ऊपर, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस थी एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री के लिए, कि आयरन एज कंपेयर टू कॉपर एंड एज कंपेयर टू ब्रोंज स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इन्होंने इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करा। फिर इसके अलावा पॉटरी, ये आपको याद रखना है कि पेंटेड ग्रेवेयर जो कल्चर है दैट इज रिलेटेड टू ये वैदिक सिविलाइजेशन, एंड रेड एंड ब्लैक वेयर वो है इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद वीविंग एंड मेटलर्जी, इसके ऊपर भी इन लोगों ने काफी काम करा। इसकी ज्योग्राफी क्या थी, जैसे वो लोग तो सप्त सिंधुआ में थे, तो इनका यमुना, गंगा यमुना द्वार तक ये लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से इनकी मोर परमानेंट सेटलमेंट, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो जमीन थी वो ज्यादा फर्टाइल थी, यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल इनका अच्छा हो सकता था, तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बननी शुरू हुई और अर्बन सेंटर्स इवॉल्व होने शुरू हुए। ये अर्बन सेंटर्स आप जो महाजन पद हैं, एज ऑफ महाजन पद है, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन, यूपीएससी ने आज तक, ये जो यूपीएससी ने और भी क्वेश्चन पूछे, इनमें से मैंने एक उठाया, ये पूछा हुआ ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, with reference to difference between culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is are correct?
सबसे पहला ऋग्वेदिक आर्यन यूज्ड टू वेयर कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम, राइट और रॉन्ग। जबकि मैंने आंसर मार्क कर रखा है बट फिर भी आई वांटेड टू चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। ये सही है कि गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए इसे ध्यान से और आंसर करिए। करेक्ट। राइट, यस, ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो आर्यंस हैं, जब वैदिक आर्यंस हैं, उनके बारे में यही कहा गया है इस चैप्टर में कि वो वॉरफेयर वाले लोग थे, वो वहां से वॉरफेयर करते आए। तो ये आपको एनसीईआरटी में फैक्ट मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है उसमें, ओके, कि ये वो लोग यूज करते थे। बट इंडस वैली में हमने पढ़ा है कि दैट इट वाज पीसफुल सिविलाइजेशन, वहां पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले नहीं, तो सो दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas Indus Valley people knew only copper and iron, right or wrong? Wrong. 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 They didn't know iron. हाँ, क्यों wrong है ये? They didn't know iron. Used barter. Yes, They didn't know that there was iron. they were aware of copper but iron no। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इलिमिनेशन टेक्निक चलो यूज करते हैं। पहला हमारा सही है, तो मतलब इन दोनों में से कोई सही होगा, इन तीनों में से, ओके। तो हमने इसको दूसरी को काट दिया, फिर ये हमें पता चला कि दूसरी गलत है, तो हमने इसे काट दिया, ओके। अब है ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। ये देखिए, ये हॉर्स के ऊपर ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए इस फैक्ट को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि दे वर नॉट हॉर्स बेस्ड, कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। तो इसको आप बताइए सही है कि गलत है, राइट और True. रॉन्ग? सही है मैम, करेक्ट। Right, ma'am. करेक्ट है। देखा ही आपने, क्योंकि ये चैरियट वगैरह चलाते थे, तो इसका मतलब वो डोमेस्टिकेट करते होंगे हॉर्सेस को, और हमने पढ़ा ही था कि वहां पे डाउटफुल फिगरिन मिली है, कोई उसकी श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि वो अवेयर नहीं है। और यूपीएससी ने भी इस की को, इस वाले आंसर को करेक्ट माना है। तो मतलब कभी भी ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आपको यही लिखना है कि नहीं, वो हॉर्स के बारे में अवेयर नहीं थे, ओके। अब जो भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप पूछिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। वैदिक एज में से जो जो आपके क्वेश्चन है, नाउ यू कैन आस्क। मैम Any doubt? महाभारत Yes. और रामायण कब लिखी गई थी? क्या? मैम महाभारत और रामायण ये कब लिखी गई थी? उसके बारे में आपको ये कहना चाहूंगी, देखो उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ये है कि कहा जाता है कि ये वैदिक एज में जो है, ये महाभारत तो उस टाइम पे होती है और रामायण उससे थोड़ा पहले जो है वो लिखी गई। बट क्योंकि हमने ओरल ट्रेडिशन को हम फॉलो करते थे, हमने कभी उस टाइम पीरियड में राइटिंग पे एम्फेसिस नहीं करा, जबकि ये इवेंट तो बहुत पहले हो गए थे। बट इनकी कंपाइलेशन इस पीरियड में होती है कि इन्हें लिखा गया, कंपाइल करा गया, वो इस टाइम पीरियड में हो रहा है। जबकि ये इवेंट्स तो और भी बहुत पुराने हैं, इससे भी पुराने हैं। वो किस बेसिस पे कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो एस्ट्रोनॉमी है, स्टार्स की, जो कि किस डायरेक्शन में कहाँ कौन सा स्टार था, उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। और उस स्टडीज के बेसिस पे ये देखा गया कि कौन सा जो स्टार की नक्षत्र जिसे कहते हैं, वो उस टाइम असेंड में था, जो उस टाइम आसमान में था जब ये पर्टिकुलर इवेंट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये कुरुक्षेत्र वॉर हो रही थी, तो जब ये पूरी स्टडी करी गई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके, तो ये टाइम पीरियड तो पहुंच गया लगभग 7000 बीसी में पहुंच गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि इवेंट तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इनकी कंपाइलेशन जो वगैरह लिखा इन्हें जाता है वो इस टाइम पीरियड में हो रहा है। और कभी भी यूपीएससी ने इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो कब लिखे गए, क्योंकि अगेन कॉन्फ्लिक्टेड है। इवन जो लेटेस्ट एडिशन है वो तो वो ये भी बोलेंगे कि वो 1st सेंचुरी में आके लिखा गया रामायण का। तो इस तरीके से आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट है, इवेंट पहले हुए हैं, ऐसा जो प्रेजेंट की जो फाइंडिंग्स है वो ये कहती हैं। बट आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो वो यही है कि इस टाइम पीरियड में इनकी कंपाइलेशन होगी, ओके। यस मैम, थैंक यू। कोई और डाउट आपका? मैम ऋग्वेद के अलावा बाकी 3 जो वेद है उनका कंपाइलेशन लेटर वैदिक में है मैम, उसकी डिटेल्स वगैरह आप एक बार बता देंगे? उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है आपके स्टडी मटेरियल में।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही सामवेद, उसमें म्यूजिकल टोन उसके ऊपर जो है वो ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। बाद में बात आए अथर्ववेद की, तो उसमें जैसे लेमन टर्म्स में ये टर्म चलो ऐसे में यूज कर रही हूँ कि मैजिकल हिम्स जिसे कह देते हैं कि आज भी जैसे यज्ञ करा जाता है तो ऐसा बोला जाता है ना कि जो हिम्स है मंत्र है उनमें मैजिकल पावर है, मतलब कुछ सुपर नेचुरल पावर है जिसके थ्रू वो आपकी जो पर्टिकुलर प्रेयर है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अथर्ववेद में उसके ऊपर फोकस है कि वो हिम्स इस तरीके से दिए हुए हैं कि दैट दे कैन फुलफिल योर विश, और उसकी पूरी डिटेल में जितनी जानकारी वो आपको बुकलेट में प्रोवाइडेड है। ओके, यस मैम, फाइन। अनदर डाउट? ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बुद्धिज्म और इसके बाद जैनिज्म। ये चैप्टर जो है ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बार बार हर साल, हर दूसरे साल यूपीएससी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछती है। तो इसे तो आप जितना डेप्थ में जाके पढ़िए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अनदर फैक्ट इज दैट इसके जितनी मर्जी आप डेप्थ में चली जाइए, यूपीएससी एक और स्टेप डीप जाएगी और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा पढ़ने में, बट ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो इसका पर्टिकुलर कोई सेक्ट उठा लेगा और उसकी फिलॉसफी पूछ लेगा और उसमें आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने इतने डेप्थ में पढ़ा नहीं होगा। चलो, जब आप पीवाईक्यू साथ में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। तो बुद्धिज्म, सबसे पहले इसके फाउंडर कौन है? सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड वन। उन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड करा इन 6th सेंचुरी बीसी, मतलब 500 कुछ में बीसीई में, ठीक है। 30s में वैसे तो इसे काउंट करा जाता है। फिर इनकी बर्थ प्लेस क्या थी? लुम्बिनी, जो आज के नेपाल रीजन में है। और इनलाइटनमेंट इन्हें कहाँ मिला? बोधि ट्री, जो कि बोध गया बिहार में है आज, ठीक है। इवेंट्स, उनकी लाइफ के कैसे कुछ इवेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत एम्फेसिस करा जाता है इवन बुद्धिस्ट के द्वारा, क्योंकि उन्हीं जो इवेंट्स है उसी के बेसिस पे कुछ कुछ सिंबल्स उन्होंने बना लिए हैं और उस सिंबल्स को वो फॉलो करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये जो मानो बर्थ है। तो फॉर एग्जाम्पल, इनका बर्थ हुआ रॉयल फैमिली में, शाक्य क्लैन का में बर्थ होता है और लुम्बिनी में होता है। शाक्य क्लैन जो था, जबकि ये इंडिया और नेपाल का जो आज का प्रेजेंट का बॉर्डर है वहां पे ये शाक्य क्लैन है। और ये रिपब्लिक था, आपको पता है। रिपब्लिक इस तरीके से था कि इनके जो फादर थे वो थे इलेक्टेड रूलर, ठीक है। तो ये शाक्य क्लैन के ये प्रिंस थे, मतलब एक तरह का कह सकते कि क्षत्रिय जो फैमिली थी उसमें से ये थे। फिर होता है रिनंसिएशन, मतलब जब उन्होंने घर छोड़ा। इन्होंने ना, इनको ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी है कि इनकी मदर को किसी ने बचपन में बता दिया था कि ये जो है ये मंक बन जाएगा बड़ा होते ही। और जब इनकी जो फादर थे, इनकी मदर की तो डेथ हो जाती है बहुत अर्ली, तो इनके फादर जो थे वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि ये ना जो चीजें इनको मंकहुड की तरफ इंस्पायर करेगी, ऐसी चीजों को ये दिखाया ही ना जाए। तो इनको काफी टाइम तक पैलेस में ही कन्फाइन रखा गया। बट व्हाट हैपेंड कि एक दिन ये पैलेस के बाहर देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, एक बीमार आदमी है, एक डिजीज्ड आदमी है, एक डेड आदमी है। तो उनको देख के ना ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई व्हाट इज एग्जिस्टेंस, क्या है ये, उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ देते हैं। इनकी शादी भी हो चुकी होती है, एक इनका जो सन है वो भी होता है। और फिर 35 ईयर की एज में इनको इनलाइटनमेंट मिलती है, ओके, बोध गया में इनलाइटनमेंट मिलने के बाद इनका फर्स्ट जो सेरेमनी होता है वो होता है सारनाथ है वाराणसी के आसपास, ओके। तो उसे इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ओके। फिर महापरिनिर्वाण, मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर एट द एज ऑफ 80, और इसके लिए सिंबल ये यूज करते हैं स्तूप का। स्तूप एक स्ट्रक्चर होता है, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, उसके लिए। और ये ऐसे फर्स्ट सरमन के लिए व्हील यूज करेंगे इस तरीके से, राइट। तो ये इनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। फिर कोर टीचिंग्स की बात करी, मतलब बुद्धिज्म क्या कहता है, टीचिंग्स क्या है बुद्धिज्म की जो इसे बाकी रिलीजन से डिफरेंट बनाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
It talks about four noble truths, that there are four truths that every person should remember. First is dukha, that life is full of suffering. That is then samudaya, that there is cause of suffering, which is the desire, that behind every suffering there is a desire, जिसे वो तृष्णा एंड तन्हा कहते हैं, तृष्णा भी कहेंगे एक जगह. फिर है निरोध. निरोध का मतलब है cessation of desire, that you can end this desire. फिर है मागा, that to end ये सब, इसको एंड करने के लिए आपको नोबल 8-fold पाथ है, अष्टांगिका मार्ग से कहा जाता है. अष्टांगिका मार्ग मतलब 8 अष्टांगिका. सबसे पहले कि सब लाइफ सफरिंग है, सफरिंग का कारण होता है डिजायर, और डिजायर को रोका जा सकता है, और रोकने का तरीका इस 8 जो नोबल जो आपके 8-fold पाथ है. तो व्हाट इज दिस, ये 8 जो तरीके बताए हैं ये क्या है? ये बहुत इजी है इसको याद करना, बट फिर भी आप इसे ना थोड़ा अपने ऊपर, इसको याद करने का ये तरीका होता है कि आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए कि भाई मुझे आई वॉन्ट दिस सेसेशन ऑफ डिजायर, तो बुद्ध के अकॉर्डिंग मैं इसे कैसे कर सकता हूँ. तो सबसे पहले आपको याद रखना है राइट अंडरस्टैंडिंग, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, 4 नोबल ट्रुथ की. राइट इंटेंट, आपकी जो इंटेंशन है वो एथिकल होनी चाहिए कि भाई मुझे अपने आप में इसलिए सुधार करना है, मुझे सेसेशन ऑफ डिजायर इसलिए चाहिए. फिर राइट स्पीच, आपको ट्रूथफुल रहना है एंड हार्मफुल स्पीच को अवॉइड करना है. देन राइट एक्शन, योर कंडक्ट शुड बी एथिकल एंड यू शुड अवॉइड हार्मफुल एक्शन. Right livelihood, you should earn your livelihood in a righteous and ethical manner. Then right effort, this positive state of mind. Right mindfulness और meditation भी इससे कहा जाता है, मतलब you should be aware of whatever you think you are doing. You should not do something in absent mindedness, because आप जितना आप अपने actions में aware होंगे, आपके actions उतना ही controlled होंगे. Okay? देन राइट कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू फोकस. तभी आप देखोगे कि जो बुद्धिस्ट हैं वो मेडिटेशन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं. जो बुद्धिस्ट मंक हैं वो तो मेडिटेशन को मतलब प्री रिक्विजिट मानते हैं फॉर निर्वाणा. तो इसलिए ये जो 8 जो एक तरीका है वो बताया गया है. फिर ये 5 ध्यानी बुद्ध, इनके बारे में बात होती है. ये एक टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में. तो ये इसको आपको बस इसमें कुछ याद रखिए कि डेटी क्या है. ये 5 तरह की डेटीज हैं, बुद्ध की ही फॉर्म ये मानी जाती हैं. ओके, और इनके साथ कुछ सिंबल्स जो है वो लगाए हुए हैं. इनकी मुद्रा, मतलब कभी भी आप किसी टेम्पल में जाएंगे, बुद्धिस्ट टेम्पल में या गुम्फा में, तो वहां पे आप देखोगे कि अलग अलग पोजेस में बुद्ध जो है वो बैठे हुए हैं. तो किस पोज में वो बैठे हुए हैं उसी से भी आप ये ध्यान लगा सकते हैं कि वो किस फॉर्म के साथ वो लिंक करा गया है. डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है उससे भी आप. फिर ये बोधिसत्वा होते हैं कि जो मंक्स ही कह लो कि इनको अभी एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, लेकिन ये जब मिलने वाली है और ये लोगों के भले के लिए लगे हुए हैं. तो ये कुछ ये बोधिसत्व हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं. ये मंत्र किस तरीके से वो मंत्र यूज करते हैं. ओके, फिर कंसॉर्ट, मतलब उनकी वाइफ कौन है उनके साथ, डेटी उनके साथ कौन सी एसोसिएटेड है, कौन सा व्हीकल एसोसिएटेड है, एंड ये उनकी कुछ एग्रीगेट्स बताए गए हैं कि किससे रिलेटेड है. ओके, तो इसको आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा, और इसके साथ आप फोटोज वगैरह यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज सम पिक्चर्स टू इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए. फिर बात आती है कि की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड, ये वाला क्वेश्चन आप अपने पीवाईक्यू में देखेंगे कि बुद्ध जो है, जब बुद्धिज्म है, डू दे बिलीव इन थियरी ऑफ कर्मा, या फिर वो निर्वाण की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ निर्वाण, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. और उसमें 4 स्टेटमेंट थी जो चारों बहुत ही क्लोज वन थी. तो इसीलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ निर्वाणा व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म. तो सबसे पहले तो कर्म क्या है. कर्म मतलब जो आप काम करोगे उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आप अच्छा काम करोगे तो उसका अच्छा इफेक्ट होगा, आप बुरा काम करोगे तो बुरा होगा. संसार, दैट इज वर्ल्ड,
कि आप रीबर्थ आपका होता है, ये याद रखना। बुद्धिज्म इस चीज में बिलीव करते हैं कि आफ्टर यू डाई यू अगेन बॉर्न, अगेन आपका दोबारा रीबर्थ होता है, और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आपको निर्वाण नहीं मिल जाता। एंड निर्वाण का क्या मतलब है? अल्टीमेट गोल है कि आपको लिबरेशन चाहिए और इस सफरिंग से फ्रीडम चाहिए आपको। ओके, ये इसके की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फिर बात आती है, देयर वर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, मतलब असेंबलीज हुई थी बुद्धिज्म से रिलेटेड आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध। ये होते हैं और अलग अलग रूलर्स ने ये करी थी, ताकि वो कुछ कुछ आपको भी जानने को मिलेगा कि क्यों ये काउंसिल हुई थी। तो पहली काउंसिल होती है राजगृह, मतलब बिहार है, ये बिहार में जब बुद्ध की डेथ हो जाती है तो ये एक महाकश्यप जो है वो ये बुद्धिस्ट असेंबली करते हैं। फिर सेकंड होती है वैशाली में। ओके, ये 100 ईयर आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध होती है, जिसमें क्योंकि कुछ मोनेस्टिक डिस्प्यूट हो गए थे तो उनको ये जो थी सॉल्व करने के लिए ये काउंसिल बुलाई गई। थर्ड काउंसिल होती है, जो अशोक हैं, एम्परर अशोक हैं, वो पाटलिपुत्र में इनको बुलाएंगे, और जो डिफरेंट सेक्ट्स थे, डिफरेंट सेक्ट महायान और हीनयान, उनके बीच में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। और कुछ कुछ जैसे पीटिकाज हैं, जब जातका स्टोरीज हैं, उनको इसमें कंपाइल करके जो था कंपाइल करा गया, मतलब एक तरह का लिटरेचर को यहाँ पे कंपाइल करा जा रहा है। फिर फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई, कनिष्क जो एक कुषाण किंग थे 1st सेंचुरी के आसपास, जिसमें क्या हुआ था कि महायान एंड जो हीनयान है, इनके बीच में डिफरेंसेस की वजह से डिवीजन हो गई थी। महायान के बारे में मैं सिंपल बता दूं कि ये लोग जो हैं वो थोड़े प्रोग्रेसिव सोच वाले होते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध के बाद जो बोधिसत्वास वगैरह हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जो हीनयान है, ये कह सकते हो दे आर ओल्ड स्कूल के, वो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को ही मानते हैं, एंड उसके अलावा ये जो है ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। देन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म फैला कैसे। इंडिया में इट वाज प्रमोटेड बाय अशोक हु सेंट मिशनरीज अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। फिर एशिया में और जगह, जैसे श्रीलंका में ही सेंट हिज डॉटर एंड महेंद्र जो इनके सन थे, और संघमित्रा डॉटर जो थी, उनको श्रीलंका में भेजा था मिशन के लिए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मतलब सारे साउथ ईस्ट एशिया, देखो चाइना तक, जापान, साउथ एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ तक स्प्रेड जो है बुद्धिज्म का धीरे धीरे हो जाता है। अब यही जो सेक्ट्स की बात कर रहे थे हम, थेरावड एक है जिसे बोला जाता है हीनयान। ये एम्फेसिस करते हैं कि इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं एंड ओरिजिनल टीचिंग्स की बात करते हैं। महायान ये करते हैं बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट की बात, एंड बात करते हैं कि आपको मान लो इनलाइटनमेंट मिल गई, तो अब आपका काम है कि आपको दूसरों को इनलाइटनमेंट दिलवानी है। तो एक कलेक्टिव सैल्वेशन की ये बात करते हैं कि बोधिसत्वा को अब काम करना है कि अब आपको निर्वाण, मानो आपको इनलाइटनमेंट मिल गई, उसके बाद आप फोकस करिए कि दूसरों का भला हो सके। फिर है वज्रयान, जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। इसमें जो एसोटेरिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर फोकस करा जाता है, और ये आज भी जो ये ईस्टर्न पार्ट है इंडियन सब एशिया का, उसमें आज भी ये बहुत वाइडली प्रैक्टिस करा जाता है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं सेक्ट्स के ऊपर। तो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो हीनयान एंड महायान। तो महायान के अंदर आता है कि योगाचार, एक मध्यमिका, और हीनयान यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स वाला है उसमें आता है स्थाविरावर्दिन, सर्वाविदन, महासंगिका एंड समित्या। ये 4 स्कूल, इनको आपको एब्सोल्युटली याद रखना ही रखना है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये इसलिए मैंने पिक्चर इसमें इंक्लूड कर दी थी कि आप अलग अलग कौन किसका सेक्ट है ये याद रखें। अब आता है कि लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करी जाए तो त्रिपिटिका जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें ये थेरावड जो बुद्धिज्म है, थेरावड इज हीनयान बुद्धिज्म, उससे रिलेटेड है। उसमें ये है 3 उनके पिटिका के नाम क्या है कि विनय पिटिका। इसमें मोनेस्टिक डिसिप्लिन की बात होती है कि दैट हाउ यू शुड कंडक्ट इन अ मोनेस्ट्री और इन अ ऑर्डर। Then there is Sutta Pitaka, that is discourses of Buddhism, that what Buddha advocated or what Buddha said to his followers when he was conducting sermons or seminars with his
followers. Then there is Abhidhamma Pitaka. This is a philosophical that it talks about Buddhist philosophy that आपको बुद्धिज्म ने कि आपको निर्वाण कैसे मिलेगा, उसके अलावा आपको कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, हाउ यू शुड कंडक्ट, आपको अष्टांगी का मार्ग कैसे फॉलो करना है. फिर महायान बुद्धिज्म की, जब महायान टेक्स्ट की बात करी जाए तो इसमें लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, ये इंग्लिश वर्ड है जबकि इनका जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो अलग हैं. और ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है कि ये टेक्स्ट किस रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए आपको टेक्स्ट भी याद रखने हैं. ओके, ये हो गया. अब आता है आर्किटेक्चर की बात. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड आर्ट. स्तूप, सबसे पहले जो आप कभी भी देखेंगे कि जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिनमें रेलिक्स रखी गई, जैसे सांची स्तूप, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, गोल डोम साइड, और उसके अंदर जो रिमेन्स हैं, जहाँ रेलिक्स हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड, वो रखी गई हैं. फिर विहार, विहार होती है मोनेस्ट्रीज, जहां पे ये लोग रहते हैं. विहार, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन विहार एंड चैत्या. तो विहार है जिसमें वो रह रहे हैं, चैत्या है प्रेयर हॉल. देन आइकोनोग्राफी, किस तरह की फोटो जो स्कल्पचर्स वगैरह किस तरीके के यूज करें, तो उसमें बुद्ध, बोधिसत्व, इवन तारा गॉडेस, इन सब के जो हैं ये यूज करे गए हैं स्कल्पचर्स को. फिर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वही जो मैं आपको कह रही थी कि 5 जो ध्यान बुद्धा है वो पढ़ने हैं, प्लस इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये भी आपकी बुक में दिए हुए हैं कि फ्यूचर बुद्धा किसे कहा गया है. ये तीनों जो बुद्धिज्म, ये सारे जो बुद्धिस्ट है ना, ये किसी ना किसी टाइम पीरियड के साथ हमेशा रिलेट करे हुए हैं. और ये आपकी एनसीईआरटी एज वेल एज आपको जो बुक प्रोवाइड करी जाएगी उसमें दिया हुआ है कि सब में डिफरेंस क्या है. तो इसमें इसका आंसर आपको गेस कर सकते हैं. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसका आंसर परफेक्टली दे, लेकिन अगर आपको कोई आइडिया है तो इसका बताइए. कभी आपने बुद्धिज्म के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आपको जानकारी हो. कोई गेस? A. ए, ओके. कोई और गेस? ओके, मैम लेट्स. मैत्रेय, हाँ, क्या? शायद मैत्रेय, थर्ड ऑप्शन. हाँ, मैत्रेय, दिस इज राइट आंसर. तो ये आपकी स्टैटिक नॉलेज है, इसे आप कहीं से भी मतलब गेस वर्क नहीं कर सकते इसमें. तो इसलिए स्टैटिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपको उसको कंसोलिडेट करना है. दिस इज द राइट आंसर, मैत्रेय. ओके. ये आपको ना, जब आप एक चैप्टर है अजंता केव्स, उसके जो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे तो अजंता केव्स में पद्म पानी की भी फोटोज बनी हुई है, इनकी भी है, इनकी भी है. तो उसमें भी इनकी जो फॉर्म्स है ना उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करा हुआ है. तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे कि इनको मैत्रेय को कैसे दिखाया हुआ है, इनको कैसे दिखाया हुआ है. तो ये आंसर वहां से भी हो सकता है. बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मे भी आप नहीं आंसर कर पाएंगे क्योंकि स्टैटिक इंफॉर्मेशन का इसलिए चाहिए. अब बुद्धिज्म में जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम जैनिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे. कोई डाउट्स आपके? मैम ये बोधिसत्वास क्या होता है? बोधिसत्वास जैसे आज के टाइम में आप मंक कह सकते हो ना, कि जो इनलाइटनमेंट के पाथ पे हैं, जो बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो कर रहे हैं और मंक खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो बुद्ध ने बोला है उन चीजों को प्रैक्टिस करके निर्वाण जो है वो, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ निर्वाण है इसमें, उसे अटेन कर चुके हैं. और हर एक कोई भी ये जो जैसे इनके साथ भी हर एक के साथ एक बोधिसत्व जो है उन्हें एसोसिएट करा जाता है. ओके, ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. कोई और डाउट आपका? नो मैम. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. अब जैनिज्म. जैनिज्म में मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि जो महावीर के साथ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ही इज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट इट इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट तीर्थंकर, वही ट्रेस फर्स्ट एविडेंस ऑफ फर्स्ट जो तीर्थंकर है उनका मेंशन आता है. तीर्थंकर होता है लर्नेड पर्सन, जहाँ इनका जैनी गुरु कह सकते हो एक तरह का, जहाँ जो अपनी जो डिजायर्स हैं उसके ऊपर जिसने अपना कंट्रोल कर रखा है उसको भी तीर्थंकर कहते हैं.
तो इस तरह जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो महावीर है ये 24 तीर्थंकर, उससे पहले जो थे, जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका जिक्र ऋग्वेद में भी है। तो आप देख सकते हैं कि जैनिज्म कितना पुराना है। सो इट इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। फिर महावीर के, क्योंकि जैनिज्म को ज्यादा हम एसोसिएट करते हैं महावीर के साथ, तो उनकी बात करी जाए तो ये एक रफ टाइम पीरियड है जो एक्सेप्ट करा गया है। इसमें आप वेरिएशन देख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में मे बी टाइम पीरियड अलग होगा, बट जनरली यू कैन से कि 6th सेंचुरी बीसी में ये पैदा हुए, जो एग्जिस्ट करते थे। फिर लाइफ ऑफ महावीर, महावीर की लाइफ के बारे में हमें कुछ जाने तो एक रॉयल क्षत्रिय फैमिली में ये पैदा हुए, जस्ट लाइक गौतम बुद्ध। फिर 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा, 12 साल के बाद इन्हें इनलाइटनमेंट मिली। ओके, इसको जैसे वो निर्वाण कहते हैं, ये केवल्य ज्ञान कहते हैं जैनिज, ये याद रखना। अल्टीमेट जो ट्रुथ है उसकी जानकारी को ये केवल्य ज्ञान कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद जैनिज। फिर टीचिंग, स्पेंट रिमेनिंग 30 साल तक उन्होंने अपनी लाइफ को प्रीच करा। ये नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत 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 ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। ये भी कहेंगे कि इवन थॉट्स में भी आप अगर वायलेंस करते हो तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो नॉन वायलेंस आज भी आप देखोगे तो जैनिज जो आज भी दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बिकॉज दे बिलीव दैट उसमें आप किसी को हार्म या वायलेंस नहीं यूज कर रहे। एंड उस टाइम पे जनरली अवॉइड करते थे एग्रीकल्चर वगैरह को भी, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल वगैरह में भी मिलते हैं उनको भी ये खत्म ना कर दे, उनकी भी डेथ ना हो जाए इनकी वजह से। तो इसलिए जैनिज जो है वो इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करेंगे। फिर कोर टीचिंग्स क्या है, ये देखिए 5 टीचिंग है जिसके ऊपर महाव्रत कहते हैं इन्हें, कि इसके ऊपर फोकस करा जाता है। सबसे पहले इज अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। सेकंड इज सत्य, ट्रूथफुलनेस। फिर ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। अष्टया, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, कि आपको किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट नहीं करनी है। नॉन पोजेशन, कि आप सब चीजों को ये मान के चलोगे कि भाई हर चीज टेम्परेरी है एंड यू आर हेयर फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। फिर 3 जेवल्स बोले जाते हैं, 3 रत्न जो है वो एसोसिएटेड है जैनिज्म के साथ। दिस इज ऑल स्टैटिक इंफॉर्मेशन, तो इसको आप बार बार पढ़ोगे और बार बार इसको याद आपको करना पड़ेगा। बाकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट मल्टीपल रिविजन्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो सबसे पहले है, जैसे उसमें 4 नोबल ट्रूथ थे, इसमें 3 जेवल्स हैं। सबसे पहले राइट फेथ, सम्यक दर्शन, दैट बिलीफ इन ट्रूथ ऑफ द टीचिंग्स। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकरा की टीचिंग। राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, के एथिकल कोड को आपको फॉलो करना है। अदर की कंसेप्ट्स क्या है, कर्म, ये भी मानता है कि कर्म होता है, कि इसमें ये देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी है कि बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट कि आपको कर्म जहां निर्वाण अटेन करने के लिए आप कोशिश करिए कि जो आपके कर्म हैं उनको धीरे धीरे आप कम करते जाइए और अल्टीमेटली लिबरेशन ले जाइए। बट जैनिज्म क्या बात करेगा कि भाई आपको ये चीज करने के लिए आपको पेनेंस करनी होगी, बहुत तप तपस्या अपने आप को मतलब कष्ट देना होगा एक तरह का, तभी आपको लिबरेशन मिलेगा। फिर संसार के साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ, इससे आपको एस्केप करना है। निर्वाण, मोक्ष या केवल्य ज्ञान जो उसकी बात करता है, अल्टीमेट गोल आपका ये है कि ये जो साइकिल ऑफ संस्कार है, संसार मतलब बर्थ डेथ रीबर्थ, इससे आपको छुटकारा पाना है। देन अनिकांतवाद, इसमें कहता है कि किसी भी चीज का एक ट्रूथ नहीं होता है। इसमें एक एग्जांपल दी जाती है कि that 4 blind people are standing beside an elephant and one is touching his tail and another is touching his elephant's legs and another is touching trunk and इस तरीके, और एक ने कान को पकड़ रखा है, जिसने पूंछ को पकड़ा है he is saying that this particular thing is the snake, जो उसने लेग को पकड़ रखा है he is saying that particular thing is a pillar, ट्रंक को जिसने पकड़ रखा है वो कुछ और कहेगा, और जिसने कान को पकड़, तो ये जो इनका पर्सपेक्टिव है वो एक लिमिटेड जो उनकी नॉलेज है, लिमिटेड जो उनको एक्सेस है नॉलेज का, ये उसके बेसिस पे कह रहे हैं। बट द होल ट्रूथ क्या है कि भाई वो एलिफेंट है बट वो सब भी इन ट्रूथ्स को मिला के बना हुआ है।
तो कभी, इसलिए अनिकांतवाद की जो थ्योरी है वो यही कहती है कि किसी भी चीज का मल्टीपल ट्रूथ्स होते हैं। तिस्यादवाद, इसमें कहते हैं कंडीशनल प्रेडिक्शन asserting that truth is relative and context dependent, कि कभी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी चीज का ट्रूथ कैसा है। फिर जैन लिटरेचर की बात करी जाए, जैसे उसमें हमने त्रिपिटिका वगैरह को पढ़ा, इसमें जैन लिटरेचर अगम कहा जाता है, कैनोनिकल होती है जिसके ऊपर टीचिंग्स वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है। एंड व्हाट इज श्वेतांबरा, जो जैन्स हैं ये दो बहुत सारे सेक्ट्स में वैसे डिवाइडेड है, लेकिन इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। श्वेतांबरा जो होते हैं वो व्हाइट क्लोथ्स वेयर करते हैं, दिगंबरा जो है वो नेकेड रहते हैं। मोस्टली ये इनकी ब्रॉड डिस्टिंक्शन है। बाद में एक तेरापंथी होते हैं, बहुत सारे इसमें डिस्टिंक्शन है, बट ये मेन डिवीजन है। इसका डिवीजन हुआ था मॉडर्न टाइम पे, जब वहां पे फैमिन हो गया था, एंड एक जो ग्रुप था वो साउथ में नीचे श्रवण बेलगोला दैट इज कर्नाटका वहां चला गया था, और दूसरा जो था वो मगध में ही रहा। तो उसमें डिवीजन हो गई थी कि एक ने जो दिगंबर अपने आप को स्काई क्लैड बोलते हैं, एंड श्वेतांबरा अपने आप को व्हाइटली कवर करते हैं, व्हाइट कपड़ों के साथ। फिर सिद्धांत, ये दिगंबरा सेक्ट का है। फिर तत्वर्थ सूत्र, इसमें बात क्या करता है कि फिलोसफिकल, जैसे उपनिषद बात करते हैं, ये भी फिलोसफी की ही बात करता है। फिर ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने अभी रिसेंटली पूछा है, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water, many other natural objects not looked on as living by other religious sects। ये इनमें से कौन सा रिलीजियस सेक्ट इसकी बात करता है? आप इसमें गेस करिए और आंसर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये किसकी, ये जो ऊपर की लाइन है किस सेक्ट के साथ एसोसिएटेड है? जैनिज्म। जैनिज्म, करेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैनिज्म बात करेगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी सोल है, बट शैविज्म या वैष्णविज्म इनकी बात नहीं करते हैं। इवन बुद्धिज्म भी इसको रिफ्यूट करता है। तो ये भी स्टैटिक नॉलेज है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से, और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ एक कोई स्टैंडर्ड बुक, चलो हम ही जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ऐसा है। ठीक है, इसको आप गेस नहीं कर सकते। मे बी आपको ये भी लगे कि बुद्धिज्म भी ऐसी बात कर रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। Ma'am, what is Saivism in this case? व्हाट इज? Saivism, C option. आई डिड नॉट गेट दैट। Ma'am, could you please explain the C option of this question? सी, Ma'am, could मैम you please आस्किंग शैविज्म और वैष्णविज्म ये क्या है? हिंदुइज्म के सेक्ट हैं शायद से। Saivism? हाँ, I doubt. शैविज्म हिंदुइज्म का सेक्ट है जो Vaishnavism, शिवा I को know a मानते bit, but Saivism ये नया लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ध्यान से, क्योंकि थोड़ी आवाज ना गूंज रही है, तो मुझे नहीं पता चल रहा। Okay, आपने क्या, I'm writing in the chat. आप चैट में टाइप कर दीजिए। ओके, हैं। मैम वो शैविज्म पूछ रहे हैं, व्हाट इज शैविज्म? व्हाट इज शैविज्म? ये शैविज्म जो वर्शिपर्स ऑफ शिव, शिव के वर्शिपर्स को कहते हैं कि वो शैविज्म के फॉलोवर्स हैं, और जो विष्णु को करते हैं तो वो वैष्णविज्म वाले होते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम शैविज्म एंड वैष्णविज्म तो हिंदुइज्म के अंडर ही आएंगे ना, मतलब दो। राइट, वो Okay. बिल्कुल, वो दोनों, ये दोनों हिंदुइज्म के अंदर आएंगे। ओके, ओके मैम, थैंक यू। यस। फिर ये कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सेक्ट्स Hello, ऑफ ma'am. जैनिज्म। हाँ जी, बोलिए। The question you showed before. So Huh? if we see the Buddhist religion, we can see some of the figures of water and tree too, right? So how can we differentiate between the Buddhism and Jainism? कैसे? दोबारा क्वेश्चन अपना रिपीट करिए। So can you scroll up? ओके, हाँ बोलिए। Yeah. So here you are talking about souls of animal and plant, right? हाँ, So Buddhism also they show that souls are also property of animal and plant. Buddhism में ऐसा लिखा हुआ है. So how can we differentiate between Jainism and Buddhism? बुद्धिज्म, Like- बुद्धिज्म इसकी बात नहीं करेगा।
कि But इसमें उनके सोल होती है। ये ऐसा सब दिख रहा है. We can see wherein they can say about there is a soul in animal and plant also. Say हाँ DT भी है उन लोगों की plants और animals के लिए. सोल आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ, आप अपनी Because I प्लीज, have हाँ जी I have चैट been, में प्लीज लिख दीजिए। हाँ जी because I have been to Buddhist monastery before and ओके उसमें लिखा DT of animal and plant too. So there is a DT of a person who tells the importance of animal and plant. ओके और उनको वो लोग है. So there is a DT about shown in Buddhism. हाँ हाँ So like I didn't get कि हम differentiate कैसे करें Jainism and Buddhism के बीच में. देखिए इनमें क्या है, ये लाइव चीजें हैं, ग्रो होती हैं, बर्थ होता है, डेथ होता है, बट रॉक्स के साथ ऐसा नहीं है। ये देखिए, और साफ साफ एनसीईआरटी ही कहेगी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये तो लिविंग थिंग्स हो गई ना, और ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कि इसमें भी सोल है। आपका यही क्वेश्चन था? हाँ मैम यही था, हो गया हाँ सर. तो रॉक्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो प्लांट की तरह उनका बर्थ हुआ और डेथ हो गई, ये नॉन लिविंग थिंग है, बट ये लिविंग थिंग है। तो इसमें तो सोल वो दोनों ही मान रहे हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों मान रहे हैं, बट जो जैनिज्म है वो ये कहेगा कि रॉक्स वगैरह, मेटल्स वगैरह, इन सब में भी सोल है। ओके ओके Okay मैम, yes yes. okay. So then we will talk about sects of Jainism. As I told you, Shwetambar means white clad, white cloth पहनते हैं, दिगंबर sky clad, ये रिनाउंस करते हैं क्लोथिंग को। जैनिज्म का स्प्रेड कैसे होता है, जैसे बुद्धिज्म का हमने पढ़ा कि अशोक ने, बट इसका मोस्टली स्प्रेड होता है जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसके थ्रू। ट्रेडर कम्युनिटी के साथ साथ कुछ रूलर्स थे, इवन राष्ट्रकूट कुछ रूलर्स थे जो जैनिज्म को मानते थे, तो वो जो थे उन्होंने प्रोपेगेट करा अपनी अपनी किंगडम्स में जैनिज्म को। फिर खारवेल, जो मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा में है, उन्होंने भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि जैनिज्म का स्प्रेड हो सके। एंड साउथ में भी, जैसे अब मैंने राष्ट्रकूट ही बताया है, उसमें बहुत सारे किंग्स थे जो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, तो इस तरीके से फैलता गया। फिर बात होती है जैन आर्किटेक्चर एंड आर्ट की, जैसे उसके साथ ही स्तूपा एसोसिएटेड, बट इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, दिलवाड़ा टेम्पल। इसकी आप जरूर फोटो देखना, राजस्थान में है ये टेम्पल। इतना इंट्रिकेटली इसको कार्व करा गया है टेम्पल को, छोटे छोटे जो मार्बल का बना हुआ है, और इतनी बारीकी से पत्थर में जो है कार्विंग करी हुई है कि किसी भी पिलर की कार्विंग एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, मतलब इतनी वैरायटी है, बहुत सुंदर है ये। और फिर गोमतेश्वर का स्टैचू है जो एक श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जो फ्री स्टैंडिंग है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू इस तरीके से है कि मतलब वो अकेला ही ऐसे खड़ा है, किसी की सपोर्ट से नहीं खड़ा, वर्ल्ड का टॉलेस्ट है। इसकी भी आप, आई थिंक 12 साल में इसकी में एक सेरेमनी वहां पे परफॉर्म करी जाती है, तो काफी ये न्यूज में था अभी तो, कुछ साल पहले। फिर एलोरा में, एंड ये उदयगिरी खंडागिरी, इसमें ये है उदयगिरी खंडागिरी की जो केव्स है, देखिए रॉक कट है, लाइव पत्थर है, उसको काट के कॉरिडोर एंड पिलर्स एंड डोरवेज बनाए हुए हैं। तो ये जो केव्स हैं ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। और इसके अलावा एलोरा जो है, जनता एलोरा महाराष्ट्र में, उसमें भी जो बहुत सारे आर्किटेक्चर जो है, इट इज रिलेटेड विद जैनिज्म ओनली। तो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यहाँ पे खत्म होता है। जो अब आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास 3 बजे शुरू होगी, जिसमें हम महाजनपद, मगध, मौर्यंस वगैरह को स्टडी करेंगे। जो भी अब आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अभी तक इस सेशन में हमने जो भी चीजों को कवर करा है। एनी डाउट्स? मैम ये जो जैनिज्म के 2 सेक्ट्स हैं ये डिवाइड क्यों हुए थे, इसका रीजन? जैनिज्म के, हाँ पीवाईक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आई हैव अ पीडीएफ। और पीडीएफ के अलावा जो आपको बुकलेट प्रोवाइड कर रही है, उसमें 10 साल के सारे टॉपिक्स में से क्या क्या पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो सबके सब उसमें है। तो आपको कोई एडिशनल सर्च या एडिशनल हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, उस बुक में पूरे पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के इंक्लूडेड है। ओके और कोई किसी का डाउट है? अदरवाइज वी विल एंड आवर सेशन।
Okay, what is Shaivism? I think it's done and we will meet again at 3 p.m. 3 to 5 हम एक और सेशन करेंगे और मॉरिन्स तक हम अपना सिलेबस आज का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. Till then, thank you for your time and your hard work and your attention. Thank you so much. Thank you. Okay, we are ending our session here.